नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे वर्डप्रेस का उपयोग करके एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है। अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं लेकिन इसमें शामिल सभी अलग अलग चरणों से परेशान महसूस करते हैं तो यह वीडियो प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हम आपकी साइट को इस तरह से शुरू करेंगे और अंत तक यह इस तरह दिखेगी। आगे बढ़ते हुए आप टेक्स्ट, इमेज और प्रोडक्ट्स को आसान ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर से कस्टमाइज कर सकेंगे। बस हर स्टेप फॉलो करें और आपका ऑनलाइन स्टोर ऑर्डर और शिपिंग के लिए तैयार हो जाएगा, भले ही आपने पहले वेबसाइट न बनाई हो। इस वीडियो में आप क्या देखेंगे, ये रही उसकी एक झलक। हम शुरुआत करेंगे होस्टिंग और फ्री डोमेन लेने से, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, एक प्रोफेशनल वेबसाइट सेटअप करेंगे जो मोबाइल पर भी अच्छी दिखे, प्रोडक्ट्स जोड़ेंगे, पेमेंट और शिपिंग सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करेंगे और अंत में अपनी साइट को पब्लिश करेंगे तो आपकी साइट इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होस्टिंग। स्टोर बनाने के लिए हम जो भी चीजें इस्तेमाल करेंगे वे सब मुफ्त हैं, लेकिन होस्टिंग जरूरी है। वेबसाइट को ऑनलाइन रखने के लिए सर्वर चाहिए ताकि लोग कभी भी शॉपिंग कर सकें। किफायती होने के कारण मैं इस ट्यूटोरियल के लिए होस्टिंगर इस्तेमाल कर रहा हूं। ये शुरुआती लोगों के लिए आसान, तेज और बजट के अनुकूल है। मैंने होस्टिंगर के साथ एक खास लिंक बनाया है जिससे आपको प्रोमो कीमत पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप स्क्रीन पर वह लिंक देख सकते हैं और यह डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है। इसके इस्तेमाल पर कूपन खुद लग जाता है और आप सीधे डिस्काउंट पेज पर पहुंचकर सबसे कम कीमत पाते हैं। इसे एक नए टैब में खोल लें और आपको इस पेज पर आ जाना चाहिए और हम आपकी वेब होस्टिंग सेटअप करने से शुरू करेंगे। इसके लिए नीचे जाएं और स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। इससे आप प्लान विकल्पों तक नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहां आपको 3 विकल्प मिलेंगे। आपके पास प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप विकल्प हैं। हर प्लान के नीचे आप उनकी सुविधाएं देख सकते हैं। इनमें साल भर का फ्री डोमेन शामिल है और ये सभी किसी भी वेबसाइट के लिए बेहतरीन हैं। इस वीडियो के लिए मैं बिजनेस प्लान चुनने जा रहा हूं। इसे चुनने के लिए मैं नीचे जाकर चूज प्लान पर क्लिक करूंगा और आप सबसे ऊपर से अपना बिलिंग पीरियड चुन सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह 48 महीनों पर सेट होगा। अगर आपको इतना लंबा कमिटमेंट नहीं चाहिए तो इसे क्लिक कर 24, 12 या 1 महीने में बदल सकते हैं। मैं कम से कम 12 महीने वाले प्लान के साथ जाने की सलाह देता हूं। इससे आपको अभी भी काफी बचत होगी और साथ ही पहले साल के लिए फ्री डोमेन भी मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आप यहां अपना डोमेन नाम चुन सकते हैं, लेकिन हम ये वीडियो में थोड़ी देर बाद करेंगे। आप नीचे कुछ वैकल्पिक ऐड ऑन भी देखेंगे, लेकिन जब आप अपनी चुनी हुई विकल्पों से संतुष्ट हों तो ऊपर जाकर सुनिश्चित करें कि डिस्काउंट कोड लागू हो गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का उपयोग करने पर यह छूट अपने आप आपके लिए लागू हो जाएगी। तो जब आप यहां ये देख लें तो नीचे जाइए और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहां अगर आपके पास पहले से होस्टिंग या खाता नहीं है तो आपको एक खाता बनाना होगा। तो अपना ईमेल पता भरें और फिर एक पासवर्ड बनाएं। जब आप पूरा कर लें तो रजिस्टर पर क्लिक करें। अब इस स्क्रीन पर आपको अपना बिलिंग पता और भुगतान जानकारी भरनी होगी। मैं आगे बढ़कर इसे भरने जा रहा हूं और जब यह पूरा हो जाएगा तब तक वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। मैंने अपना बिलिंग और भुगतान जानकारी भर दी है। ये सब हो जाने के बाद मैं आगे बढ़ने के लिए सबमिट पेमेंट पर क्लिक करूंगा। यहां से बस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। इसके बाद आपको होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग सेटअप में ले जाया जाएगा। शुरुआत में चुनें कि आप वेबसाइट अपने लिए या अपने व्यवसाय के लिए बना रहे हैं या किसी और के लिए। मैं अपने लिए या अपने व्यवसाय के लिए विकल्प चुनूंगा। फिर मैं नीचे दाईं ओर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा ताकि आगे बढ़ सकूं। मैं क्रिएट अ वेबसाइट चुनूंगा और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। फिर मैं वर्डप्रेस चुनूंगा और एक बार फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहां आप अपने वर्डप्रेस एडमिन अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स बनाएंगे। डिफॉल्ट रूप से ये वही जानकारी होगी जो आपने होस्टिंगर अकाउंट बनाते समय दी थी। मुझे यहां डिफॉल्ट जानकारी से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं नीचे दाईं ओर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहां आप क्रिएट ब्लैंक साइट चुनेंगे। अब इस स्क्रीन पर हम अपना फ्री डोमेन क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ्री डोमेन उपलब्ध है, तो मैं यहां अपना डोमेन टाइप करूंगा। मैं वर्डप्रेस e-commerce tutorial.com के साथ जाऊंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 साल के लिए फ्री है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा ताकि डोमेन क्लेम कर सकूं। एक बार जब आप अपने डोमेन से संतुष्ट हो जाएं तो नीचे दाईं ओर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अगला कदम है कि हमें अपना डोमेन रजिस्टर करना होगा। शुरुआत में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें, जैसे कि आपका देश और क्या आप डोमेन व्यक्तिगत उपयोग के लिए रजिस्टर कर रहे हैं या किसी कंपनी या संगठन के लिए। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें और फिर अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें। मेरी जानकारी यहां पहले से ही सही है तो मैं नीचे जाकर फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगा। अब होस्टिंगर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को वेरीफाई करेगा और आपका डोमेन रजिस्टर करेगा।
अब अगला कदम है कि आपको अपना डेटा सेंटर चुनना होगा। डिफॉल्ट रूप से होस्टिंगर आपके सबसे नजदीकी डेटा सेंटर को चुनेगा। अगर आप चाहें तो आप इसे यहां बदल सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने जा रहा है। इस प्रक्रिया में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसे तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद आपको अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में ले जाया जाएगा। सबसे पहले देखें कि आपका डोमेन ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग है। इसे ठीक करने के लिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल इनबॉक्स में जाइए। आपको होस्टिंगर से ऐसा एक ईमेल मिलना चाहिए जिसमें लिखा हो अपने डोमेन के लिए ईमेल की पुष्टि करें। आपको बस इस ईमेल को खोलना है और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा और अब हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया है और हम अपने डोमेन का उपयोग कर सकते हैं। वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर स्विच करते हुए आप देख सकते हैं कि अब डोमेन एक्टिव दिखा रहा है। सब तैयार है। चलिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड को समझते हैं। होस्टिंगर के साथ साइन अप करने पर आपको 2 डैशबोर्ड मिलते हैं, जिन्हें आप यहां बाईं ओर देख सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आप होस्टिंगर डैशबोर्ड में होंगे। अगर आपको कभी अपने डोमेन सेटिंग्स या होस्टिंग प्लान जैसी चीजों को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत हो तो आप वह यहां कर सकते हैं। लेकिन अपने मुख्य वर्डप्रेस डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए बाईं ओर जाएं और डैशबोर्ड पर क्लिक करें। और यह है आपका मुख्य वर्डप्रेस डैशबोर्ड। डिफॉल्ट रूप से आप यहां स्क्रीन पर बहुत सारी अलग अलग चीजें देखेंगे। अपने स्क्रीन एलिमेंट्स को कस्टमाइज करने के लिए ऊपर जाएं और स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करें। और फिर आप किसी भी स्क्रीन एलिमेंट को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं इन सभी को अक्षम करने जा रहा हूं ताकि सब कुछ साफ सुथरा हो जाए। और फिर मैं स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करके स्क्रीन ऑप्शंस को बंद कर दूंगा। अब हमारे पास एक सुंदर साफ सुथरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। अब ये सब हो जाने के बाद हमने अपनी वेब होस्टिंग, अपना डोमेन ले लिया है और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए सीखते हैं कि थीम कैसे इंस्टॉल करें और अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट प्राप्त करें। अपनी थीम इंस्टॉल करने के लिए बाईं ओर जाएं और अपीयरेंस पर होवर करें, फिर थीम्स पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से आपके पास 2025 थीम सक्रिय होगी। नई थीम जोड़ने के लिए नीचे जाएं और ऐड थीम पर क्लिक करें। और अब हम एस्ट्रा थीम को ढूंढने वाले हैं। ऊपर जाएं और सर्च थीम्स पर क्लिक करें, फिर एस्ट्रा टाइप करें। फिर आप देखेंगे कि यहां एस्ट्रा थीम दिखाई देगी। सबसे पहले इंस्टॉल पर क्लिक करें, फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। मैं आगे बढ़कर इस बैनर को यहां बंद कर देता हूं। और अब हम देख सकते हैं कि एस्ट्रा थीम हमारी सक्रिय थीम है। अब जब हमारे पास एस्ट्रा थीम सक्रिय है तो अगली चीज जो हमें चाहिए वह प्लगइन जो हमें अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए बाईं ओर जाएं और प्लगइन्स पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से होस्टिंगर के साथ आपके पास यहां कई अलग अलग प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होंगे। एक साफ सुथरी शुरुआत के लिए मैं सलाह देता हूं कि इन प्लगइन्स को निष्क्रिय कर दें। इसे आसानी से करने के लिए ऊपर दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर बुल्क एक्शंस में जाएं और डीएक्टिवेट चुनें। अप्लाई पर क्लिक करें। यह उन सभी डिफॉल्ट प्लगइन्स को निष्क्रिय कर देगा। अब सब कुछ साफ करने के लिए चलिए इन्हें सभी को डिलीट कर देते हैं। फिर से चेकबॉक्स पर क्लिक करें, बुल्क एक्शंस में जाएं और डिलीट चुनें। फिर से अप्लाई पर क्लिक करें। यह उन सभी प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को डिलीट कर देगा। अब नया प्लगइन जोड़ने के लिए बाईं ओर जाएं और ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। ऊपर दाईं ओर आप स्टार्टर टेम्पलेट्स टाइप करेंगे और आप इसी प्लगइन को यहां ढूंढेंगे। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें और इससे आप स्टार्टर्स टेम्पलेट्स ऑनबोर्डिंग में पहुंच जाएंगे। यहां हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास एलिमेंटोर पेज बिल्डर उपलब्ध है। ऊपर दाईं ओर जाएं और यहां क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास एलिमेंटोर उपलब्ध है। कुछ मामलों में आपको यह विकल्प दिखाई नहीं देगा और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करें। शुरुआत में नीचे जाएं और एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। बाईं ओर जाएं और सेटिंग्स ढूंढें, यहां उस पर क्लिक करें, फिर पूरी तरह नीचे तक स्क्रॉल करें। आपको यहां यह विकल्प दिखाई देगा जिसमें लिखा है स्टार्टर टेम्पलेट्स में एलिमेंटोर पेज बिल्डर टेम्पलेट्स को डिसेबल करें। अब अगर यह विकल्प चुना हुआ है तो आपको सुनिश्चित करना है कि यह अनचेक हो। तो सुनिश्चित करें कि यह विकल्प यहां अनचेक है और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब यह करने के बाद आपके पास एलिमेंटर पेज बिल्डर उपलब्ध होना चाहिए। स्टार्टर टेम्पलेट्स ऑनबोर्डिंग में वापस जाने के लिए यहां बाईं ओर प्लगइन्स पर जाएं और स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब ऊपर दाईं ओर वापस जाएं और एलिमेंटोर चुनें। इसके बाद आपको यहां कई अलग अलग टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। आप स्क्रॉल करके अपनी पसंद का कोई भी टेम्पलेट चुन सकते हैं। ये टेम्पलेट्स पूरी तरह कस्टमाइजेबल हैं, जिन्हें आप वेबसाइट बनाने के लिए एक आधार मान सकते हैं, न कि अंतिम परिणाम।
चूंकि हम ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं तो ऊपर एक ई कॉमर्स टैब भी दिया गया है। मैं इसे चुनूंगा और अब हम देखेंगे कि सभी अलग अलग ई कॉमर्स टेम्पलेट्स कौन कौन से उपलब्ध हैं। अगर आप कोई ऐसा टेम्पलेट देखें जिस पर प्रीमियम टैग लगा हो तो आपको उसे इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करना होगा। हालांकि अगर उन पर प्रीमियम टैग नहीं है तो आप उन्हें पूरी तरह से मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और प्लैनेट अर्थ स्टोर टेम्पलेट का उपयोग करूंगा। मैं इस टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा ताकि इसे चुन सकूं। और यहां दाईं ओर मैं वेबसाइट को स्क्रॉल करके देख सकता हूं कि सब कुछ कैसा दिखता है। मैं किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करके उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता हूं। जैसे उदाहरण के लिए यहां मैं किसी प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकता हूं और फिर ऊपर मुख्य मेनू का उपयोग करके किसी भी पेज पर जा सकता हूं। मुझे सब कुछ जैसा दिख रहा है उससे मैं खुश हूं, तो चलिए अब बाईं ओर देखते हैं। अगर आपके पास अपना लोगो है तो आप उसे यहां अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो में थोड़ी देर बाद करूंगा। आप यहां अपने फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं। मैं यहां इस विकल्प को चुनूंगा। अंत में आप अपना कलर पैलेट भी बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं डिफॉल्ट काले और हरे रंग के पैलेट के साथ जाऊंगा। जब आप अपने बदलाव पूरे कर लें तो नीचे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस पेज पर आप अपनी वेबसाइट के लिए वे फीचर्स चुन सकते हैं जो आप चाहते हैं। कम से कम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए आपको पेज बिल्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म और ई कॉमर्स फीचर्स की जरूरत होगी। बाकी सब विकल्प वैकल्पिक होंगे। मैं आगे बढ़कर एसईओ फीचर को अनचेक कर रहा हूं। और फिर नीचे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अलग अलग प्लगइन्स आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल और एक्टिवेट किए जाएंगे। यहां सबसे महत्वपूर्ण प्लगइन्स हैं एलिमेंटोर, वूकॉमर्स और वू पेमेंट्स। यहां सब कुछ सही लग रहा है तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। फिर सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करें और अब आपकी वेबसाइट आपके द्वारा चुने गए टेम्पलेट के आधार पर तैयार की जाएगी। इसे पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसे तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। और बस इसी तरह आपकी वेबसाइट तैयार है। शुरुआत के लिए व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें और जैसे ही आप अपनी होम पेज पर पहुंचें तो बेझिझक स्क्रॉल करें और देखें कि सब कुछ कैसा दिख रहा है। अब हमने आपका थीम इंस्टॉल कर दिया है और आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट को एक्टिवेट कर दिया है। और अब जब ये हो गया है तो आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करने का समय आ गया है। अब अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करने के लिए चलिए ऊपर वापस चलते हैं और हमें यहाँ एडिट विद एलिमेंट और बटन ढूंढना होगा। आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ एलिमेंट और पेज बिल्डर में हैं। अपनी वेबसाइट के कंटेंट को एडिट करना शुरू करने से पहले चलिए जल्दी से कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ बाईं ओर एलिमेंट्स टैब से शुरू करते हैं। यहाँ से आप कंटेनर और ग्रिड जैसे लेआउट एलिमेंट्स ड्रैग कर सकते हैं। आप अलग अलग विजेट्स भी ड्रैग कर सकते हैं। आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या बटन जैसी चीजें भी ड्रैग कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए यहां आपके पास चुनने के लिए कई अलग अलग विकल्प हैं। अब चलिए सेंटर की ओर देखते हैं। यह आपका पेज व्यू है। यहीं पर वह कंटेंट है जिसे आप अपनी वेबसाइट में एडिट कर रहे हैं। और फिर दाईं ओर आपके पास स्ट्रक्चर पैनल है। कंटेनर को एक्सपैंड करने पर आपको उनके अंदर मौजूद अलग अलग विजेट्स दिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए इस कंटेनर के अंदर मेरे पास 2 टेक्स्ट हेडिंग्स और एक बटन है। और फिर यहां सेंटर में वापस देखकर मुझे 2 टेक्स्ट हेडिंग्स और एक बटन दिखाई देंगे। तो ये आपकी वेबसाइट का एक तरह का नक्शा जैसा है। मैं इसे यहां बंद कर देता हूं। और अब इसके साथ ही हम समझ गए हैं कि एलिमेंट और पेज बिल्डर में कैसे नेविगेट करना है। अब आगे चलिए सेक्शंस, कंटेनर्स और विजेट्स को समझते हैं। मैं अपनी वेबसाइट पर यहां स्क्रॉल करूंगा और ऐसा सेक्शन ढूंढूंगा जो हमें सबसे अच्छे से समझा सके। तो आपकी वेबसाइट सेक्शन से बनी होती है और आपका सेक्शन यहां इस गुलाबी बॉक्स से हाईलाइट किया गया है। और फिर आपके सेक्शन के अंदर आपके पास अलग अलग कंटेनर्स होंगे। आपका कंटेनर इस ग्रे डॉटेड बॉक्स से दर्शाया गया है। और फिर आपके कंटेनर के अंदर आपके पास अलग अलग विजेट्स होंगे। अगर मैं यहां किसी चीज पर होवर करता हूं और उस पर गुलाबी पेंसिल आइकन आता है तो इसका मतलब है कि मैं किसी विजेट पर होवर कर रहा हूं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपके पास सेक्शंस होते हैं और आपके सेक्शंस के अंदर कंटेनर्स होते हैं और उन कंटेनर्स के अंदर विजेट्स होते हैं। और यही आपकी वेबसाइट की पूरी संरचना है। अब मैं यहां ऊपर की ओर वापस स्क्रॉल करूंगा। आइए अपनी वेबसाइट के मेन हीरो सेक्शन को एडिट करना शुरू करें और हम यहां इस पहले से बने सेक्शन को डिलीट करके एक नया सेक्शन शुरू से बनाएंगे। सेक्शन को डिलीट करने के लिए ऊपर जाए और एक्स आइकन पर क्लिक करें। यह उस सेक्शन को डिलीट कर देगा। अब नया सेक्शन जोड़ने के लिए बस प्लस आइकन पर क्लिक करें और फिर आपको कुछ विकल्प दिखाए जाएंगे। एक नया सेक्शन शुरू से बनाने के लिए बस प्लस आइकन पर क्लिक करें
अगर आप एलिमेंटर के पहले से बने सेक्शंस देखना चाहते हैं तो यहां फोल्डर आइकन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। एआई की मदद से सेक्शन जनरेट करने के लिए आप यहां इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और स्टार्टर टेम्पलेट्स में भी आपके लिए पहले से बने सेक्शन और पेज उपलब्ध हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। तो अगर आप जल्दी से कुछ बनाना चाहते हैं तो आप यहां दिए गए अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में और ताकि हम खुद से एक असली सेक्शन बनाना सीख सकें, हम यहां प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। लेआउट के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स चुनेंगे और फिर मैं यहां दाईं ओर के स्ट्रक्चर पैनल को बंद कर दूंगा और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने अलग अलग सेक्शन स्ट्रक्चर चुनने के लिए उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट के लिए मैं यहां 2 पैनल वाले स्ट्रक्चर को चुनने जा रहा हूं। तो मैं इसमें यहां क्लिक करूंगा और हम देखेंगे कि हमारा नया सेक्शन यहां सबसे ऊपर आ गया है। लेकिन अभी के लिए सेक्शन बहुत छोटा है और इसे देखना काफी मुश्किल है, तो चलिए इसे ठीक करते हैं। बाईं तरफ आगे बढ़ें और हाइट स्लाइडर को ढूंढें। इसे पिक्सल्स से VH में बदलें और इसे 100 पर सेट करें। अब यह सेक्शन पेज की पूरी ऊंचाई ले लेगा। अब मैं यहां एक बैनर इमेज जोड़ना चाहता हूं ताकि यह चमकदार सफेद बैकग्राउंड न रहे। इसके लिए बाईं ओर स्टाइल पर जाएं और फिर हम अपना बैकग्राउंड टाइप चुन सकते हैं। अगर मैं क्लासिक पर क्लिक करता हूं तो मैं कोई रंग या इमेज चुन सकता हूं। इस मामले में मैं इमेज चुनने जा रहा हूं। तो अपनी बैनर इमेज अपलोड करने के लिए मैं यहां प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और फिर अपनी इमेज को अपने डेस्कटॉप से ड्रैग और ड्रॉप करूंगा। मैं इसे यहां अपलोड कर दूंगा। फिर मैं नीचे दाईं ओर जाकर सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब अभी मैं अपनी इमेज देख नहीं पा रहा हूं और इसका कारण है कि यह बहुत बड़ी है। हम इसे बाईं ओर सेटिंग्स में जाकर ठीक कर सकते हैं। अब आपकी इमेज और उसकी रेजोल्यूशन पर निर्भर करता है कि आप क्या चुन रहे हैं। आपको यहां इमेज रेजोल्यूशन को एडजस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको नीचे जाकर डिस्प्ले साइज सेटिंग ढूंढनी होगी। इसे डिफॉल्ट से बदलकर कंटेन पर कर दें और अब आपको अपनी पूरी इमेज दिखाई देनी चाहिए। जब आप डिस्प्ले साइज को कंटेन में बदलते हैं तो यह आपकी इमेज को लेगा और सुनिश्चित करेगा कि वह केवल आपके सेक्शन के भीतर ही दिखाई दे। और अब जब हमारी बैकग्राउंड इमेज जोड़ दी गई है तो हम विजेट्स जोड़ना शुरू कर सकते हैं। आइए सबसे पहले कुछ टेक्स्ट जोड़ते हैं। ऊपर बाईं ओर जाएं और यहां इस प्लस बटन को ढूंढें और हम एक टेक्स्ट हेडिंग को ड्रैग करके शुरू करेंगे। हम इसे यहां बाईं ओर ड्रैग करेंगे। आप यहां ऊपर यह गुलाबी लाइन देखेंगे। यह दिखाता है कि यह विजेट इसी कंटेनर के अंदर यहीं डाला जाएगा। तो मैं इसे यहां छोड़ने जा रहा हूं और अब हम अपना टेक्स्ट एडिट करना शुरू कर सकते हैं। और अपने टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं या फिर यहां बाईं ओर इसे एडिट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें और इस टेक्स्ट को अपनी वेबसाइट की हेडलाइन से बदल दें। मैं यहां अपनी हेडलाइन टाइप करूंगा। आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए यह एक साधारण ध्यान आकर्षित करने वाली हेडलाइन होनी चाहिए जो बताए कि आप क्या बेच रहे हैं और आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट किस बारे में है। यह टाइप करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने कंटेनर सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। ये यहीं पर यह ग्रे बॉक्स है। अब यहां आप अपने कंटेनर के कुछ फॉर्मेट सेटिंग्स देखेंगे। ये आपके कंटेनर के अंदर कुछ चीजों के दिखने का तरीका बदल देगा, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो जैसे विजेट्स। चलिए नीचे चलते हैं और जस्टिफाई कंटेंट ढूंढते हैं और मैं इसे सेंटर पर सेट करना चाहूंगा। और अब कंटेनर के अंदर की सारी चीजें पेज पर सुंदर तरीके से सेंटर में आ जाएंगी। अब चलिए वापस हेडिंग में क्लिक करते हैं। फिर बाईं ओर जाएं और स्टाइल में जाएं। टाइपोग्राफी के बगल में इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करें और यहां हम अपनी कुछ टेक्स्ट सेटिंग्स देख सकते हैं। मैं शुरुआत में फ़ॉन्ट बदलना चाहता हूं तो मैं यहां इस पर क्लिक करूंगा। अगर आप कोई खास फ़ॉन्ट ढूंढ रहे हैं तो आप यहां टाइप करके उसे खोज सकते हैं। अभी के समय में सबसे लोकप्रिय फ़ॉन्ट्स में से एक है पॉपिंस। ये बहुत अच्छा दिखता है और लगभग हर तरह की वेबसाइट के लिए काम करता है। मैं यहां इस पर क्लिक करूंगा और इससे मेरा फ़ॉन्ट बदल जाएगा। अभी मेरी फ़ॉन्ट वेट भी हेडलाइन के लिए थोड़ी पतली लग रही है, तो बाईं ओर मैं वेट में जाऊंगा। मैं इसे डिफ़ॉल्ट से एक्स्ट्रा बोल्ड में बदलने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यह अब ज्यादा उभर कर आता है और बहुत बेहतर दिखता है। अब हमें एक सब हेडलाइन जोड़नी है। इसे आसानी से करने के लिए हम इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट पर क्लिक करें। मैं इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करके बदलूंगा, फिर अपनी सब हेडिंग पेस्ट कर दूंगा। अब इस टेक्स्ट के लिए मैं फिर से स्टाइल सेटिंग्स में जाऊंगा, टाइपोग्राफी में क्लिक करूंगा और फिर वेट के तहत इसे 400 पर सेट कर दूंगा। अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा और छोटा बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां साइज स्लाइडर पर जाऊंगा और मैं इस टेक्स्ट को इतना बड़ा करूंगा कि यह बिल्कुल सही लगे। मुझे लगता है कि 24 पिक्सल यहां बिल्कुल सही लग रहा है। अब अगला कदम है, मैं हमारा कॉल टू एक्शन बटन जोड़ना चाहता हूं, तो मैं फिर से प्लस आइकन पर जाऊंगा और यहां बटन विजिट ढूंढूंगा। मैं इसे हमारे टेक्स्ट के नीचे ड्रैग करूंगा और यहीं छोड़ दूंगा और हम यहां अपना CTA बटन देखेंगे।
मैं बटन के टेक्स्ट को क्लिक हियर से बदलकर शॉप नाउ कर दूंगा और मेरी वेबसाइट के लिए यही मेरा कॉल टू एक्शन है। इस बटन के साथ मैं अपनी वेबसाइट के विजिटर को बता रहा हूं कि मैं क्या चाहता हूं कि वे क्या करें। ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए यह शॉप नाउ या बाय नाउ होगा, लेकिन आपके मामले में यह थोड़ा अलग हो सकता है। तो यहां अपनी वेबसाइट के लिए उपयुक्त कॉल टू एक्शन टाइप करें। ये हो जाने के बाद आइए स्टाइल टैब पर क्लिक करें और यहां आप अपने बटन की स्टाइल से जुड़ी कुछ चीजें बदल सकते हैं। आप यहां पोजीशन बदल सकते हैं, आप टाइपोग्राफी सेटिंग्स में भी जा सकते हैं और मैं फ़ॉन्ट को बाकी पेज के फ़ॉन्ट्स से मैच करने के लिए बदल सकता हूं। मैं इसे पॉपिन्स में बदल दूंगा और हम टेक्स्ट और बटन का रंग भी बदल सकते हैं। इस वेबसाइट के रंगों के लिए मैंने फिग्मा नाम की वेबसाइट का इस्तेमाल किया, जिससे मैंने एक कलर पैलेट जनरेट किया। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस तरह के कलर पैलेट जनरेटर का इस्तेमाल करें और मैं इस खास कलर पैलेट जनरेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ने जा रहा हूं और यहीं से मैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कुछ रंग लेने वाला हूं। तो मैं बटन का रंग बदलने से शुरू करने जा रहा हूं। मैं यहां इस आइकन पर क्लिक करूंगा और फिर अपना हेक्स कोड यहां पेस्ट करूंगा। तो अब मेरे पास यहां यह सुंदर ब्राउन बटन है। मुझे लगता है कि यह रंग काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि यह हमारे बैकग्राउंड इमेज के साथ घुल मिल जाता है और पेज को थोड़ा और एकजुट महसूस कराता है। तो अभी अगर मैं अपना माउस लेकर बटन पे होवर करता हूं तो कुछ खास नहीं होता है और इसी वजह से हमारे पास यहां होवर सेटिंग्स हैं। तो चलिए होवर पर क्लिक करते हैं और अब हमारे पास वही सेटिंग्स हैं जब भी हमारा माउस बटन पर होवर करेगा। तो उदाहरण के लिए यहां मैं कलर में जा सकता हूं, वही हेक्स कोड पेस्ट कर सकता हूं और फिर कलर स्लाइडर को थोड़ा सा ब्राइटर कर सकता हूं। तो अब अगर मैं बटन पर होवर करता हूं तो बटन का रंग थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। बाईं ओर ये हमारे पास होवर एनिमेशन भी है। मुझे इसे नन से बदलकर सबसे ऊपर वाले पहले विकल्प पर करना पसंद है, जो कि ग्रो है। तो अब अगर मैं यहां माउस होवर करता हूं तो बटन थोड़ा सा पेज से बाहर आ जाता है और थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। अगला हम अपने बटन के आकार को कस्टमाइज कर सकते हैं और आप यह बॉर्डर रेडियस और पैडिंग को एडजस्ट करके करेंगे। तो अभी अगर मैं बॉर्डर रेडियस में जाता हूं और वैल्यू बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे कि यह बटन के कोनों को थोड़ा सिकोड़ देता है। यह इसे कम चौकोर और थोड़ा अधिक गोल बना देता है। तो मैं इसे 15 पर सेट करने जा रहा हूं। अब यही हम पैडिंग को एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहां पैडिंग को एडजस्ट करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं वैल्यू बढ़ाता हूं बटन बड़ा होता जाता है। तो एक बार फिर मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूं और मुझे लगता है कि 18 बिल्कुल सही लग रहा है। और अभी ये वैल्यूज आपस में लिंक हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप यहां इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये वैल्यूज को अनलिंक कर देगा और मैं पैडिंग के लिए वैल्यूज को अलग अलग एडजस्ट कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि बाएं और दाएं साइड ऊपर और नीचे से थोड़े छोटे हों, तो मैं यहां बाएं वाली वैल्यू पर जा सकता हूं और इसे 18 से घटाकर मान लीजिए 14 कर सकता हूं और यही काम मैं दाएं के लिए भी करूंगा और अब बटन ऊपर और नीचे से बड़ा हो जाएगा। आप यही चीज बॉर्डर रेडियस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमारा बटन देखने में अच्छा लग रहा है तो आखिरी चीज जो हमें करनी है वह यह सुनिश्चित करना है कि यह सही पेज से लिंक हो रहा है। तो ऊपर स्क्रॉल करें और कंटेंट पर क्लिक करें और फिर लिंक के लिए हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह शॉप पेज पर सेट हो। तो शॉप टाइप करें और यहां शॉप पेज पर क्लिक करें और अब जब कोई शॉप नाउ पर क्लिक करेगा तो वह आपके प्रोडक्ट्स पेज पर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि हमारी वेबसाइट के टॉप पर हीरो सेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अब तक जो विजेट्स जोड़े हैं उनसे मैं खुश हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहां ऊपर जाकर प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और आप अलग अलग तरह के विजेट्स को ड्रैग करके जोड़ सकते हैं। मैं इनमें स्क्रॉल करता, उन्हें जोड़ता, प्रयोग करता और देखता कि आपकी वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। तो यहां से अगली चीज जो मैं आपको करने की सलाह दूंगा वह है अपनी होम पेज पर स्क्रॉल करें और उसमें मौजूद कंटेंट को अपने स्टोर के अनुसार कस्टमाइज करना शुरू करें। तो अभी एक सेक्शन जिसे हम फिलहाल बदल नहीं सकते वह है यहां हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले। हम थोड़ी ही देर में इस पर विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए हमें एक कस्टमर रिव्यू सेक्शन दिखाई देगा। फिर हमारे पास एक पोस्ट कार्ड सेक्शन भी है जो इस टेम्पलेट के लिए खास है। संभावना है कि यह आपके लिए प्रासंगिक नहीं होगा, इसलिए आप इसे बदलकर इसमें जो चाहें लिख सकते हैं। और हमारे पास हमारे स्टोर के बारे में 3 बिंदु भी हैं जिनमें आइकन और टेक्स्ट हैं जिन्हें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप किसी विशेष सेक्शन को नहीं रखना चाहते या आप उसका क्रम बदलना चाहते हैं। किसी सेक्शन का क्रम बदलने के लिए यहां दिए गए डॉट्स को पकड़ें और फिर आप उस सेक्शन को जहां चाहें वहां खींच सकते हैं। और फिर अगर आप तय करते हैं कि आपको यह नहीं चाहिए तो आप इसे हटाने के लिए बस एक्स आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपके होम पेज से उस सेक्शन को हटा देगा। तो मैं यहां इस सेक्शन के नीचे दिए गए आइकन और टेक्स्ट को एडिट करने से शुरू करने जा रहा हूं। आइकन बदलने के लिए विजेट पर क्लिक करें और आपको यहां आइकन दिखाई देगा। आइकन लाइब्रेरी पर क्लिक करें और एलिमेंटर में आपके लिए उपयोग करने के लिए बहुत सारे फ्री आइकन उपलब्ध हैं।
तो उदाहरण के लिए मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट कॉफ़ी के इर्द गिर्द आधारित है, तो अगर मैं कॉफ़ी टाइप करता हूं तो यहाँ वास्तव में एक कॉफ़ी आइकन उपलब्ध है। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि आइकन ऊपर आ गया है। यहाँ अब टेक्स्ट बदलने के लिए बस उस टेक्स्ट पे क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। मैं इसे हाईलाइट करूंगा और यहाँ अपना कस्टम टेक्स्ट टाइप करूंगा, और फिर आप इसके नीचे वाले टेक्स्ट के लिए भी बिल्कुल यही कर सकते हैं। मैं यहाँ अपना कस्टम टेक्स्ट पेस्ट करूंगा और फिर आप यहाँ बाकी 2 बिंदुओं के लिए भी बिल्कुल यही कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन्हें डिफॉल्ट ही छोड़ने वाला हूं। अब चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं कस्टमर रिव्यू सेक्शन तक। यह आपकी वेबसाइट पर शामिल करने के लिए एक बेहतरीन सेक्शन हो सकता है, क्योंकि यह आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स के बीच विश्वास बनाता है। मैं उन जगहों से जहां आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं कुछ असली रिव्यूज लूंगा और फिर उन्हें यहां पेस्ट कर दूंगा, और अपने कस्टमर रिव्यू को कस्टमाइज करने के लिए यहां विजिट पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर आप टेस्टिमोनियल को एडिट कर सकते हैं। यहीं पर आप इसके अंदर का टेक्स्ट देख सकते हैं और आप इसके नीचे दी गई इमेज को भी बदल सकते हैं, और उसके नीचे आप कस्टमर का नाम भी बदल सकते हैं। तो आपके पास पूरी तरह से नियंत्रण है कि यह कस्टमर रिव्यू आपकी होम पेज पर कैसा दिखेगा। मैं यहां अपना कस्टम रिव्यू कॉपी और पेस्ट करके शुरू करूंगा। आप देखेंगे कि यह बदलाव यहां दाईं ओर दिखाई देगा, और फिर नाम के लिए मैं इसे बदलकर कुछ ऐसा कर दूंगा जैसे जॉन। और मेरे मामले में मुझे नहीं लगता कि मैं वास्तव में टेस्टिमोनियल के नीचे कोई इमेज शामिल करना चाहता हूं, तो मैं यहां से इमेज हटा देता हूं। ऐसा करने के लिए चलिए फिर से बाईं ओर चलते हैं और ट्रैश कैन आइकन ढूंढते हैं। मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूं। यह उस कस्टमर की फोटो को हटा देगा। अब मैं आगे बढ़कर बाईं और दाईं ओर के कस्टमर रिव्यू भी बदल दूंगा। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड कस्टमर रिव्यूज यहां हमारी होम पेज पर हैं। तो अब अगर आपकी होम पेज में वह सेक्शन प्री इंस्टॉल्ड नहीं है जिसकी आपको तलाश है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में थोड़ा सा बताया था, तो आप वास्तव में एलिमेंटर में स्टार्टर टेम्पलेट्स से अलग अलग ब्लॉक्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऊपर जाकर यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ और फिर स्टार्टर टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करता हूँ और फिर ब्लॉक्स में जाता हूँ, तो मैं स्क्रॉल करके अलग अलग तरह के प्री मेड ब्लॉक्स देख सकता हूँ जिन्हें मैं आसानी से अपनी होम पेज में इंपोर्ट कर सकता हूँ। और अगर आप किसी खास तरह के ब्लॉक की तलाश कर रहे हैं तो आप ऊपर बाईं ओर कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप अपनी होम पेज में एक FAQ सेक्शन शामिल करना चाहते हैं तो आप FAQ पर क्लिक कर सकते हैं, फिर इनमें से देख सकते हैं और वह ब्लॉक चुन सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। मैं यहां इस वाले को चुनूंगा। मैं इसमें क्लिक करूंगा, फिर मैं इंपोर्ट ब्लॉक पर क्लिक करूंगा। अब अगर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि यह ब्लॉक मेरी होम पेज पर आ गया है और मैं इसके अंदर की सामग्री को आसानी से एडिट कर सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दूसरे सेक्शनों के लिए किया था। तो अगर आप बहुत जल्दी अपनी होम पेज या बाद में दूसरी पेजों में अलग अलग सेक्शन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन मेरी स्थिति में मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी होम पेज पर जो अभी है उससे खुश हूं। ठीक है, तो एक और चीज जिस पर मैं जल्दी से बात करना चाहता हूं वो है हमारी वेबसाइट के फॉन्ट्स और कलर्स। आप हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग रंग और फॉन्ट्स बदल सकते हैं, लेकिन इसे करने का एक और तेज और आसान तरीका भी है। शुरुआत में ऊपर बाईं ओर जाएं और एलिमेंटोर के लोगो पर क्लिक करें, फिर साइट सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहां आपको अपनी वेबसाइट के लिए बहुत सारी उपयोगी सेटिंग्स मिलेंगी। हम जिन सेटिंग्स पर ध्यान देंगे वे हैं ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल फॉन्ट्स और फिर बटन। आइए सबसे पहले अपने ग्लोबल कलर्स को देखें। तो अभी ये हमें डिफ़ॉल्ट रंग दिखा रहा है जो हमारे टेम्पलेट और थीम के साथ पहले से इंस्टॉल आते हैं। और फिर जैसा कि मैंने आपको पहले एक कलर पैलेट जनरेटर के बारे में बताया था, आप यहाँ सभी अलग अलग हेक्स कोड्स को अपनी ब्रांड कलर्स के अनुसार बदल सकते हैं। रंग बदलने के लिए यहाँ रंग के आइकन पर क्लिक करें और फिर अपना कस्टम हेक्स कोड कॉपी पेस्ट करें। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ रंग बदल गया है और फिर यहां बाकी सभी रंगों के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराई। अब आइए अपने ग्लोबल फॉन्ट्स को एडजस्ट करें। ऊपर दाईं ओर जाएं और फॉन्ट्स पर क्लिक करें। यहां आपको अपने ग्लोबल फॉन्ट्स की सूची दिखाई देगी। शुरुआत में प्राइमरी पर क्लिक करें और फिर आप यहां फॉन्ट फैमिली बदल सकते हैं। पहले मैंने पॉपिंस फॉन्ट चुनने का फैसला किया था, तो मैं अपनी पूरी वेबसाइट पर इसे ही इस्तेमाल करूंगा ताकि एकरूपता बनी रहे। तो मैं पॉपिंस फॉन्ट चुनूंगा। आप फॉन्ट वेट जैसी चीजें भी बदल सकते हैं, लेकिन मेरे मामले में मुझे इसका लुक पसंद है। मैं आगे बढ़कर सेकेंडरी टेक्स्ट और एक्सेंट फॉन्ट्स भी बदलने जा रहा हूं ताकि ये सभी एक जैसे हों। बहुत बढ़िया। अब मेरी वेबसाइट के सभी फॉन्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। अब जब ये हो गया है तो मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा और अब हमने अपनी वेबसाइट के लिए ग्लोबल फॉन्ट्स और ग्लोबल कलर्स को एडजस्ट कर लिया है। मैं ऊपर जाऊंगा और बैक बटन पर क्लिक करूंगा, फिर बटन सेक्शन में जाऊंगा।
अपनी वेबसाइट के बटनों के लिए मैं चाहता हूं कि वे सभी मेरी वेबसाइट के टॉप पर मेन हीरो सेक्शन में मौजूद बटन की तरह दिखें। तो बाईं ओर कलर के तहत मैं इसे डिफॉल्ट ग्रीन कलर से बदलकर वही कस्टम कलर कर दूंगा जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था, और फिर मैं होवर सेटिंग्स में क्लिक करूंगा और एक बार फिर मैं इसे हरे रंग से बदलकर एक समान लेकिन ज्यादा चमकीले भूरे रंग में कर दूंगा। फिर से आपके पास यहां और भी सेटिंग्स हैं जिन्हें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी बटन एक खास तरीके से दिखें। मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा और अब आपके टेम्पलेट पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कुछ रंग तुरंत नहीं बदलते, खासकर जब बात ऐसे प्रोडक्ट सेक्शनों की आती है। अगर आपकी वेबसाइट के साथ ऐसा हो रहा है तो फिलहाल इसकी चिंता न करें। हम आगे वीडियो में सेटिंग्स में जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। लेकिन ये सब करने के बाद हमारा होम पेज और हमारी सभी ग्लोबल सेटिंग्स काफी अच्छी दिख रही हैं। ठीक है, तो अब हमारा होम पेज सफलतापूर्वक कॉन्फ़िगर हो गया है। आइए अब नई पेज बनाने की ओर बढ़ते हैं। आपकी वेबसाइट पर निर्भर करता है, हो सकता है कि आप सिर्फ होम पेज के अलावा और भी पेज बनाना चाहें, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि यह कैसे करना है। अगर मैं यहां ऊपर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपने होम पेज पर हूं, लेकिन अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक अबाउट पेज, एक कॉन्टैक्ट पेज और एक शॉप पेज भी है, और ये सभी मेरे टेम्पलेट के साथ पहले से इंस्टॉल आते हैं। अगर मैं एक नया पेज जोड़ना चाहता हूं तो मैं ऐड न्यू पेज पर क्लिक कर सकता हूं, और अगर मैं इन डिफॉल्ट पेजों में से किसी एक पर जाना चाहता हूं तो मुझे बस उस पर क्लिक करना है। तो उदाहरण के लिए यहां मैं अबाउट पर क्लिक करूंगा और यह हमारा अबाउट पेज है जो हमारे टेम्पलेट के साथ पहले से इंस्टॉल आया था, और मैं यहां की सारी चीजें एडिट कर सकता हूं ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने होम पेज पे किया था। तो मैं ऊपर जाकर हु आर वी सेक्शन ढूंढकर शुरू कर सकता हूं। सेक्शन, अभी ये बहुत बड़ा है तो मैं सेक्शन की सेटिंग्स में जाने के लिए ऊपर दिए गए डॉट्स पे क्लिक करूंगा। फिर मैं पिक्सल से फिर से VH में बदलूंगा और इसे मान लीजिए 50 पर सेट कर दूंगा। फिर आवर मिशन के तहत मुझे यहां हेडिंग ठीक लग रही है तो मैं टेक्स्ट को अपने असली बिजनेस के अनुसार बदल दूंगा। तो बाईं ओर मैं इस सबको हाईलाइट करूंगा और अपनी खुद की टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं यहां अपनी खुद की इमेज अपलोड करना चाहता हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, चूज इमेज में जाऊंगा, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करूंगा, फिर अपनी कस्टम इमेज यहां ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा। मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा, सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा, फिर मेरी कस्टम इमेज मेरे कस्टम टेक्स्ट के साथ यहां दिखाई देगी। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहां आखिरी सेक्शन पर आते हैं। ये फिर से परचेस अ पोस्ट कार्ड सेक्शन है। मैं इसे फिर से उपयोग करूंगा ताकि यह हमारे प्रोडक्ट्स पेज की ओर इशारा करे। तो मैं इसे गिव द गिफ्ट ऑफ अ पोस्ट कार्ड से बदलकर परचेज आवर कॉफी ग्राउंड्स कर दूंगा। फिर मैं सब टेक्स्ट को बदलकर लिखूंगा लोकली रोस्टेड ऑलवेज फ्रेश, और जाहिर है आप इसे अपने प्रोडक्ट के अनुसार भर सकते हैं। अब मैं यहां बटन के टेक्स्ट को भी बदलना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और सबसे पहले टेक्स्ट बदलने से शुरू करूंगा। मैं इसे बदलकर शॉप नाउ कर दूंगा और फिर लिंक के लिए मैं इसे शॉप पेज पर बदल दूंगा। आइए शॉप पर क्लिक करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब तक किए गए बदलावों से मैं खुश हूं। एक और अच्छा सुझाव है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट असल में कैसी दिख रही है तो आप यहां इस तीर वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि बाईं ओर की सेटिंग्स संक्षिप्त हो जाएं। ये आपको आपके पेज का पूरा दृश्य देगा, और मैं वाकई खुश हूं कि यह अबाउट पेज कैसा बना है। यहां से चलिए अब अपने कॉन्टैक्ट पेज पे चलते हैं। ऊपर जाइए और कॉन्टैक्ट पर स्विच करें, सेव और लीव पर क्लिक करें, बाईं ओर जाइए और अपनी सेटिंग्स खोलें। अब हम स्क्रॉल करके अपना कॉन्टैक्ट पेज एडिट करना शुरू कर सकते हैं। तो आमतौर पर ज्यादातर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर कॉन्टैक्ट पेज इसी तरह दिखते हैं। आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज पर कहीं ना कहीं होगा, और अगर आप चाहें तो आप कुछ अन्य संपर्क जानकारी भी शामिल कर सकते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा टेम्पलेट चुना है। ज्यादातर मामलों में आप एलिमेंटर पेज बिल्डर में रहते हुए अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म की कोई भी सेटिंग्स बदल नहीं पाएंगे। इस मामले में यह टेम्पलेट श्योर फॉर्म्स नामक एक प्लगइन का उपयोग करता है, और हमें वास्तव में अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा ताकि हम कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकें, और हम कुछ ही पलों में इस पर विस्तार से बात करेंगे। आइए दाईं ओर दी गई जानकारी को एडजस्ट करने से शुरू करते हैं। यहां पर अपना व्यक्तिगत ईमेल पता डालें। मेरे मामले में मैं बस caleb@thecoffeehouse.com डाल दूंगा। यह सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बिजनेस ईमेल है। अब आप यहां अपना ईमेल डालें। इसके बाद आप अपना फोन नंबर और अपना व्यावसायिक पता भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहां सोशल मीडिया आइकॉन्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको बाईं ओर सेटिंग्स दिखाई देंगी। तो उदाहरण के लिए मैं फेसबुक पे क्लिक कर सकता हूं और आप यहां अपना URL टाइप या पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन्हें डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। अब आइए देखें कि कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे एडजस्ट किया जाए। तो ऊपर दाईं ओर जाइए और अपने बदलावों को सेव करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करें। फिर ऊपर बाईं ओर एलिमेंटर के लोगो पर जाइए।
एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें। फिर से वर्डप्रेस के लोगो पर क्लिक करें और यहां से बाईं ओर शोर फॉर्म्स को ढूंढें और वहां से फॉर्म्स पे क्लिक करें। यहां आपको सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम की चीज दिखाई देगी, इस पर क्लिक करें और यह वही कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो हमारी कॉन्टैक्ट पेज पर है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। यहां से कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें बदलना होगा। ऊपर जाइए और फॉर्म सेटिंग्स में क्लिक करें और शुरुआत करें ईमेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके। यहां हम अपना एडमिन नोटिफिकेशन ईमेल एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करता है तो असल में वह संदेश कहां जा रहा है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए दाईं ओर पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। यहां हमारी सेटिंग्स खुल जाएंगी। डिफॉल्ट रूप से यहां सब कुछ आमतौर पर सही रहता है। मुख्य चीज जिसकी मुझे चिंता है वह है सेंड ईमेल टू। डिफॉल्ट रूप से यह आपका एडमिन ईमेल होता है और यह आपके वर्डप्रेस एडमिन डिटेल्स से लिया जाता है। जब तक आप इसे किसी और ईमेल पर नहीं भेजना चाहते, इसे डिफॉल्ट छोड़ दें। यहां बाकी सब ठीक रहेगा। नीचे एक चेतावनी दिख सकती है कि अगर फ्रॉम एड्रेस आपके डोमेन से मेल नहीं खाता तो ईमेल स्पैम हो सकती है या नहीं पहुंचेंगी। ईमेल्स विश्वसनीय रूप से भेजें। तो उदाहरण के लिए आप फ्रॉम नेम को अपने बिजनेस नाम में बदल सकते हैं और फ्रॉम ईमेल को contactyourdomain.com कर सकते हैं। अब अगर आपने अभी तक डोमेन ईमेल सेटअप नहीं किया है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म फिर भी काम कर सकता है, लेकिन जब तक आप इसे सेटअप नहीं कर लेते ईमेल डिलीवरेबिलिटी थोड़ी अनिश्चित रह सकती है। तो सुनिश्चित करें कि फ्रॉम नेम और फ्रॉम ईमेल आपकी व्यक्तिगत जानकारी से मेल खाते हों। और फिर से अगर आपने अभी तक इसे सेटअप नहीं किया है तो बाद में आकर इसे पूरा कर लें। इसके नीचे की सारी सेटिंग्स अपने आप सही रहेंगी। तो चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और बैक बटन पर क्लिक करते हैं। अब फॉर्म कंफर्मेशन पर क्लिक करें। यहां आप चुन सकते हैं कि आप एक सफलता संदेश दिखाना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट विजिटर को किसी अलग पेज पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं जब वे आपका फॉर्म सबमिट कर दें। मैं इसे डिफॉल्ट सफलता संदेश पर ही छोड़ने वाला हूं। अब आपके पास यहां बाईं ओर कुछ और सेटिंग्स हैं, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ इन्हीं दो की चिंता है। यहां से सेटिंग्स बंद करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और अब हम अपने संपर्क फॉर्म को कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से हमारे पास विजिटर के लिए अपना पूरा नाम, फोन नंबर, ईमेल और एक संदेश छोड़ने के विकल्प होते हैं। अब अगर आप कोई अलग ब्लॉक जोड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऐड ब्लॉक पर क्लिक करें। फिर आपके पास यहां कुछ अलग अलग विकल्प होते हैं। आप किस प्रकार का व्यवसाय चला रहे हैं और आपके ग्राहकों के सामान्य सवाल क्या हैं, इसके आधार पर आप यहां एक बहुत ही विस्तृत संपर्क फॉर्म सेट कर सकते हैं। फिर अगर आप अपने संपर्क फॉर्म के रंग बदलना चाहते हैं, जैसे कि बटन का रंग, तो आप दाईं ओर जाकर स्टाइल पर क्लिक करें, नीचे जाएं और प्राइमरी कलर ढूंढें। और मैं इसे उस भूरे रंग में बदलने जा रहा हूं जो मैं अपनी बाकी बटन के लिए इस्तेमाल करता हूं। मुझे लगता है कि मैं इससे खुश हूं। तो अब मैं ऊपर दाईं ओर जाकर सेव पर क्लिक करूंगा। बहुत बढ़िया। अब हमने अपना संपर्क फॉर्म कॉन्फ़िगर और सेटअप कर लिया है। आइए अब वापस एलिमेंटर पेज बिल्डर पर चलते हैं। शुरुआत में ऊपर बाईं ओर जाइए और इस आइकन पर क्लिक करें। फिर ऊपर अपनी वेबसाइट पर क्लिक करें। उसके बाद एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें और फिर वापस अपनी संपर्क पेज पर जाइए। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें। फिर मैं नीचे जाऊंगा। अब हमारा संपर्क फॉर्म कॉन्फ़िगर हो चुका है। सब कुछ सही से काम कर रहा है और हमने बटन का रंग भी बदल दिया है। इसके साथ ही हमारा संपर्क पेज तैयार है। अब अगर आप एक नया पेज बनाना चाहते हैं, ऐसा पेज जो आपकी वेबसाइट टेम्पलेट के साथ बिल्कुल नहीं आता, यह तो बहुत ही आसान है। ऊपर जाइए और अपने पेज नेविगेटर पर वापस जाइए। ऐड न्यू पेज पर क्लिक करें और फिर आप चुन सकते हैं कि आप अपने पेज पर यह सेक्शन पहले की तरह खुद से बनाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आप अन्य टेम्पलेट्स से पूरी की पूरी पेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहां स्टार्टर टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करें। फिर मैं किसी दूसरे टेम्पलेट पर क्लिक कर सकता हूं, जैसे उदाहरण के लिए लव नेचर टेम्पलेट। मान लीजिए मैं एक सर्विसेज पेज बनाना चाहता हूं। इस दूसरे टेम्पलेट का उपयोग करके मैं पूरा पेज इंपोर्ट कर सकता हूं और फिर उसे कस्टमाइज करना शुरू कर सकता हूं। तो मैं सर्विसेज पर क्लिक करूंगा और फिर ऊपर इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा और अब पूरा पेज मेरी वेबसाइट में इंपोर्ट हो जाएगा। जब भी आप कोई नया पेज बनाते हैं तो एक चीज होती है कि उस पेज का असल में कोई नाम नहीं होता। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यह बस एलिमेंटोर पेज दिखाता है। इसे ठीक करने के लिए ऊपर जाइए और अपने पेज सेटिंग्स में क्लिक करें। फिर इसे बदल दें, जैसे कि आवर सर्विसेज लिख दें। आप ये बदलाव देखेंगे, ये ऊपर की ओर यहां पर दिखाई देगा। और कुछ मामलों में आपके पेज का टाइटल आपके लोगो के ऊपर कहीं टेक्स्ट के रूप में भी दिख सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सुनिश्चित करें कि आप हाइड टाइटल को नो से येस पर सेट करें और इससे आपके वेब पेज पर टाइटल दिखना बंद हो जाएगा।
अब यहां से आप पहले की तरह ही सभी अलग अलग कंटेनर, विजेट्स और सेक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। और जब आप इससे संतुष्ट हों तो बाईं ओर स्टेटस को ड्राफ्ट से पब्लिश्ड पर सेट कर दें। फिर ऊपर दाईं ओर जाए और दोबारा पब्लिश पर क्लिक करें। और अब आपने एक बिल्कुल नया पेज बना लिया है। अब चलिए अपनी वेबसाइट के सबसे ऊपर हेडर को देखते हैं। हमने अभी अभी ये नया पेज बनाया है, लेकिन ये हमारे मुख्य मेनू नेविगेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही हमें अपनी स्टोर का लोगो भी अपडेट करना है। तो अब जब हमें नए पेज बनाना आ गया है, चलिए देखते हैं कि हेडर और फुटर कैसे सेटअप करें। शुरुआत करने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और एलिमेंटर के लोगो पर क्लिक करें। वर्डप्रेस पर बाहर निकलने के लिए क्लिक करें। ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस के लोगो पर क्लिक करें। फिर अपनी वेबसाइट पर क्लिक करें और ऊपर कस्टमाइज पर क्लिक करें। अब इससे आपके थीम सेटिंग्स खुल जाएंगी। ये आपको उन अलग अलग सेटिंग्स को नियंत्रित करने की अनुमति देगा जो एलिमेंटो और पेज बिल्डर सेटिंग्स से अलग हैं, जैसे कि आपकी स्टोर का लोगो, आपके मेनू और आपकी वेबसाइट के कुछ अन्य रंग भी। शुरुआत करने के लिए हेडर पर क्लिक करें। साइट टाइटल और लोगो में जाइए, फिर चेंज लोगो पर क्लिक करें। अपलोड फाइल्स पर जाएं। अब अपने डेस्कटॉप से अपना लोगो ड्रैग और ड्रॉप करें। लोगो अपलोड हो जाने के बाद सिलेक्ट पर क्लिक करें। अब आप यहां अपने लोगो को क्रॉप करना चाहेंगे। मैं नीचे की तरफ थोड़ा स्पेस जोड़ने जा रहा हूं और ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा स्पेस। यहां ये काफी अच्छा लग रहा है। क्रॉप इमेज पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि लोगो ऊपर बाईं ओर अपडेट हो गया है। अभी ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं लोगो की चौड़ाई 200 से कम करके मान लीजिए 160 कर दूंगा। यहां आप अपनी साइट का टाइटल भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे अपने व्यवसाय के नाम में बदल सकते हैं। मेरे मामले में यह द कॉफी हाउस होगा। आप यहां अपनी वेबसाइट की टैगलाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि इसे हटा दें और खाली छोड़ दें। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं साइट आइकॉन तक। यहां उस पर क्लिक करें। सिलेक्ट साइट आइकॉन पर क्लिक करें। फाइलें अपलोड करें और फिर आप यहां अपना फेविकॉन ड्रैग करके डालना चाहेंगे। ये एक छोटी सी इमेज होगी जो आपकी वेबसाइट के विजिटर के ब्राउजर टैब में दिखाई देगी। तो मैंने अपनी इमेज यहां अपलोड कर दी है। ये मूल रूप से मेरे लोगो का एक छोटा वर्जन है। तो मैं नीचे जाकर सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहीं पर ये आपको दिखाता है कि आपका फेविकॉन कैसा दिखेगा। और अब हम देखेंगे कि अपने मुख्य मेनू नेविगेशन को कैसे एडजस्ट करें। लेकिन अभी हम अपने हेडर के अंदर ज्यादातर टेक्स्ट देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बहुत गहरा है। तो मैं आपको इसे जल्दी से ठीक करने का एक तरीका दिखाऊंगा और साथ ही आपके हेडर को बहुत अच्छा भी बनाऊंगा। तो बैक बटन पर क्लिक करें, हेडर में जाइए, नीचे जाइए और ट्रांसपेरेंट हेडर ढूंढें। कंप्लीट वेबसाइट पर इनेबल पर क्लिक करें। फिर आप यहां इस टैब को देखेंगे जिस पर लिखा है डिसेबल ऑन। इसे खोलें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वूकॉमर्स प्रोडक्ट पेजेस अनचेक्ड हों। इसके साथ ही ऊपर डिजाइन टैब पर जाए और यहां आपके पास कई अलग अलग विकल्प होंगे जिन्हें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं मुख्य रूप से प्राइमरी हेडर की चिंता कर रहा हूं। रंग को एडजस्ट करने के लिए दाईं ओर वाले सर्कल पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और मैं यहां अपनी वेबसाइट के बाकी हिस्सों के लिए जो हेक्स कोड इस्तेमाल कर रहा हूं उसे डालने जा रहा हूं। ये वही ब्राउन रंग होगा और आप देखेंगे कि हेडर यहां ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यहां ऑपेसिटी स्लाइडर का इस्तेमाल करने जा रहा हूं ताकि इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना सकूं। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, यही कहीं अच्छा है। अब भी मेरा टेक्स्ट देखना थोड़ा मुश्किल है। हरा रंग ठीक लग रहा है, लेकिन काले रंग का टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इसे भी डिजाइन सेटिंग्स में जाकर ठीक कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए चलिए इसे काले से सफेद रंग में बदलते हैं और अब टेक्स्ट देखना बहुत आसान हो गया है। मुझे लगता है कि हरे रंग का हाईलाइट टेक्स्ट थोड़ा गहरा है, तो मैं इसे एक चमकीले हरे रंग में बदलने जा रहा हूं। सफेद रंग के बगल में आपको हरे रंग का सर्कल दिखेगा और मैं इसे एक चमकीले हरे रंग में बदलने जा रहा हूं। अब अगर मैं अपने टेक्स्ट पर होवर करता हूं तो इसे देखना बहुत आसान है। बहुत बढ़िया। तो अब चलिए अपने मुख्य मेनू नेविगेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहां उस पर होवर करें और पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। यहां से कॉन्फ़िगर मेनू पर क्लिक करें और यहां आपको अपना प्राइमरी मेनू मिलेगा। अपने प्राइमरी मेनू के अंदर पेजों को एडिट करने के लिए एडिट मेनू पर क्लिक करें और यहां हमारे पास होम, अबाउट, शॉप और कॉन्टैक्ट हैं। फिर अगर मैं अपने मुख्य मेनू में वापस जाता हूं तो यहां आप देख सकते हैं होम, अबाउट, शॉप और कॉन्टैक्ट। अगर आप यहां किसी भी आइटम का क्रम बदलना चाहते हैं तो बस उन्हें खींचकर नई जगह पर छोड़ दें। और अगर आप कोई नया आइटम जोड़ना चाहते हैं तो एड आइटम्स पर क्लिक करें और यहां हम वह आवर सर्विसेज पेज देख सकते हैं जिसे हमने पहले बनाया था। इसे अपने मेनू में जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें और ये यहीं पर जोड़ दिया जाएगा। मेरे मामले में मुझे लगता है कि मैं सिर्फ शॉप पेज लेना चाहता हूं और इसे अपने होम पेज के ठीक बगल में ले जाना चाहता हूं।
तो मैं इसे यहां छोड़ दूंगा, फिर मैं अपनी वेबसाइट में वापस क्लिक करूंगा और अब हमारे पास होम पेज, शॉप पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और आवर सर्विसेज हैं। अब अंत में चलिए अपने हेडर के लेआउट पर एक नजर डालते हैं। तो मैं यहां अपने हेडर पर होवर करता हूं और ऊपर बाएं कोने में पेंसिल आइकन पर क्लिक करता हूं। आप देखेंगे कि लेआउट सेटिंग्स नीचे दिखाई देंगी। फिलहाल हमारे पास साइट का टाइटल और लोगो, हमारा मेनू, कार्ट और एक अकाउंट बटन है। अगर आप चाहें कि ये एलिमेंट्स आपके हेडर में किस क्रम में दिखें तो आप उन्हें बस खींचकर किसी नई जगह पर छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे सही रहेगा अगर कार्ट आइकन सबसे दाईं ओर हो, तो मुझे यह बदलाव पसंद है। अब जब यह हो गया है तो चलिए अपने फूटर सेटिंग्स पर एक नजर डालते हैं। अपने फूटर तक पहुंचने के लिए बस अपनी वेबसाइट के सबसे नीचे तक स्क्रॉल करें, फिर यहां अपने फूटर पर होवर करें और ऊपर बाईं कोने में पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर आपको लेआउट सेटिंग्स उसी तरह दिखाई देंगी जैसे हेडर के लिए आई थी। मैं देख रहा हूं कि हमारे फूटर में लोगो गलत है, तो मैं इसे बदलने के लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करने जा रहा हूं। फिर मैं गॉट इट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा और मीडिया लाइब्रेरी खोलूंगा। मैं वह लोगो ढूंढूंगा जिसे मैंने पहले अपलोड किया था और सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा और फिर आपका लोगो यहां आपके फूटर में अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपके फूटर में आपको अपना फूटर मेनू मिलेगा जो आपकी वेबसाइट के सबसे ऊपर वाले मेनू के बिल्कुल समान है। यहां आपको एक कॉपीराइट नोटिस भी मिलेगा। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप यहां दाईं तरफ इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप बस टेक्स्ट बदल सकते हैं। हम अपने फूटर पर थोड़ी देर बाद फिर लौटेंगे जब हम अपनी पॉलिसी पेजेस जोड़ना शुरू करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूं। अपनी बदलावों को सहेजने के लिए चलिए ऊपर जाते हैं और पब्लिश पर क्लिक करते हैं। अब अगर मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल करूं तो सब कुछ काफी अच्छा दिख रहा है। अब जब हम यहां हैं तो एक और चीज जिसे हमें देखना है वह है हमारे एस्ट्रा थीम के ग्लोबल सेटिंग्स। अगर आपको याद हो तो पहले हमने एलिमेंटर पेज बिल्डर के लिए अपनी ग्लोबल सेटिंग्स बदली थी, लेकिन हमारी वेबसाइट के कुछ डिजाइन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एस्ट्रा थीम के जरिए नियंत्रित किया जाएगा और ये ग्लोबल सेटिंग्स उन सेटिंग्स से अलग हैं जिन्हें हमने पहले बदला था। तो उन सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए यहां बैक बटन पर जाइए और एक बार फिर ग्लोबल पे क्लिक करें। चलिए टाइपोग्राफी पर क्लिक करके शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बॉडी फॉन्ट और हेडिंग्स फॉन्ट उस पॉपिंस फॉन्ट से अलग हैं जिसे मैंने पहले चुना था। तो मैं इन सभी को देखूंगा और डीएम सैंस या जो भी फॉन्ट है उसे बदलकर पॉपिंस कर दूंगा। यहां जाइए और वह फॉन्ट टाइप करें जिसे मैं ढूंढ रहा हूं और देखिए वह यहां है। अब मैं बाकी सभी फॉन्ट्स के लिए भी यही प्रक्रिया अपनी ग्लोबल सेटिंग्स में करने जा रहा हूं। अब मैंने अपनी ग्लोबल सेटिंग्स में सभी फॉन्ट्स बदल दिए हैं। अब हमारी पूरी वेबसाइट पर केवल एक ही फॉन्ट इस्तेमाल होगा। इससे सब कुछ बहुत ही एकरूप और सुंदर दिखेगा। अब मैं वापस जाकर कलर्स पर क्लिक करने जा रहा हूं। अब यहां आप अपना कलर पैलेट बदल सकते हैं। अभी हमारी होम पेज पर हम वास्तव में उन रंगों को नहीं देख सकते जिन्हें ये ग्लोबल सेटिंग्स नियंत्रित कर रही हैं। तो उदाहरण के लिए यहां चलिए किसी प्रोडक्ट पेज पर क्लिक करते हैं और इस प्रोडक्ट पेज पर इसका बहुत सारा कंटेंट ग्लोबल कलर पैलेट से लिया जा रहा है हमारी एस्ट्रा थीम सेटिंग्स में। तो उदाहरण के लिए यहां हमारा सारा बॉडी टेक्स्ट इस ग्रे रंग का उपयोग कर रहा है। अगर मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो तो मैं यहां रंग पर क्लिक कर सकता हूं और इसे काले रंग में बदल सकता हूं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस प्रक्रिया से गुजरें और या तो यहां अपने ग्लोबल कलर पैलेट को उन रंगों के अनुसार बदलें जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं, या आप यहां हर एक रंग को अलग अलग देख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सभी आपके लिए उपयुक्त हैं। तो मैं यहां से होकर अपने कलर पैलेट को एडजस्ट करने जा रहा हूं। तो मैंने यहां अपने ग्लोबल कलर पैलेट में सभी रंगों को अपडेट कर दिया है और मैंने यहां अन्य सेटिंग्स भी देख ली हैं और सुनिश्चित किया है कि मैं हर चीज से संतुष्ट हूं। एक बार जब आप अपनी पसंद से खुश हो जाएं तो हम अगले चरण पर जा सकते हैं जिसमें आपको अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज जोड़नी होंगी। प्रोडक्ट्स जोड़ना शुरू करने के लिए सबसे ऊपर पब्लिश पर क्लिक करें ताकि अब तक किए गए बदलाव सेव हो जाए। फिर यहां एक्स आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करें। अब नीचे प्रोडक्ट्स पर जाएं और यहां से कैटेगरीज पर क्लिक करें। तो आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसके अनुसार प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाना निश्चित रूप से फायदेमंद है। इस तरह आप अपने सभी अलग अलग प्रोडक्ट्स को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं और इसके अलावा यह आपके ग्राहकों के लिए उन प्रोडक्ट्स को ढूंढना बहुत आसान बना देता है जिन्हें वे खोज रहे हैं। यहां दाईं ओर आपको कुछ ऑटो जनरेटेड कैटेगरीज दिखाई देंगी। हमें इनकी जरूरत नहीं है तो चलिए इन्हें डिलीट कर देते हैं। यहां चेकबॉक्स पर क्लिक करें ताकि सभी को हाईलाइट किया जा सके, फिर बल्क एक्शंस में जाए और डिलीट पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करें और ये सभी ऑटो जनरेटेड कैटेगरीज को डिलीट कर देगा। अब अपनी पहली कैटेगरी के लिए मैं इसका नाम कॉफी ग्राउंड्स रखने जा रहा हूं।
यहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो भी उपयुक्त लगे वह नाम डाल सकते हैं। जहां तक स्लग की बात है, मैं इसे कॉफी ग्राउंड्स नाम देने जा रहा हूं। ये वही है जो यूआरएल के अंत में आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ कुछ ऐसा डालें जो समझ में आता हो। अब यहाँ पेरेंट कैटेगरी के तहत आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जब तक कि यह किसी अन्य प्रोडक्ट की सब कैटेगरी ना हो। तो उदाहरण के लिए, अगर मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी होती और मैं हेडफोन के लिए एक नई कैटेगरी बना रहा होता तो वह इलेक्ट्रॉनिक्स पेरेंट कैटेगरी के अंतर्गत आती, लेकिन इस मामले में मैं इसे नन ही रहने दूंगा। अब चलिए एक छोटा सा विवरण जोड़ते हैं। हमारे सभी कॉफी ग्राउंड्स को एक ही जगह पर खरीदें। यह आपके थीम पर निर्भर करता है कि यह दिखेगा या नहीं, लेकिन इसे जल्दी से जोड़ना फायदेमंद है। अगला, अगर आप चाहें तो एक थंबनेल भी अपलोड कर सकते हैं। मैं यहां एक साधारण थंबनेल अपलोड कर देता हूं। इसे अपलोड करने के बाद मैं यूज इमेज पर क्लिक करूंगा और फिर ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करूंगा। अब अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूं तो अब मेरे पास एक कॉफी ग्राउंड्स प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बाकी सभी प्रोडक्ट कैटेगरी बनाने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही कॉफी ग्राउंड्स कैटेगरी बना रहा हूं। अब ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। यहां पर आपको कुछ और ऑटो जनरेटेड प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। आपने जो टेम्पलेट चुना है उसके अनुसार ये थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन्हें डिलीट करना है ताकि हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स जोड़ सकें। ऐसा करने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करें, बल्क एक्शंस में जाएं, फिर मूव टू ट्रैश चुनें, अप्लाई पर क्लिक करें और अब हम एकदम नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने खुद के कस्टम प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं। बाईं ओर ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करें। आइए अपने प्रोडक्ट को एक नाम देकर शुरू करते हैं। मैं यहां अपने प्रोडक्ट का नाम कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। इसे बहुत ही सरल, सुंदर और पढ़ने में आसान बनाएं। जितना स्पष्ट आपका प्रोडक्ट टाइटल होगा और जितना आसान आपके ग्राहक के लिए उसे पढ़ना होगा, उतनी ही संभावना है कि वे उस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अब चलिए अपने प्रोडक्ट का विवरण जोड़ते हैं। एक बार फिर मैं यहां अपना प्रोडक्ट विवरण कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। मैं यहां कुछ साधारण फॉर्मेटिंग करने की सलाह देता हूं ताकि यह अच्छा और पेशेवर दिखे। यहां बहुत ज्यादा जानकारी न जोड़ें, बस अपने प्रोडक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बातें ही लिखें। अब नीचे स्क्रॉल करें और अपने प्रोडक्ट डेटा दर्ज करें। यहां अपनी कीमत निर्धारित करें। मैं इसे $16 और 99 सेंट पर सेट करूंगा, और अगर आप सेल प्राइस देना चाहते हैं तो वह भी यहां डाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि $16 और 99 सेंट की बजाय अभी यह $14 और 99 सेंट में मिलेगा, और मैं इस बटन का उपयोग करके सेल को शेड्यूल भी कर सकता हूं। अब हम इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे। यहां हम चुन सकते हैं कि क्या हम इस प्रोडक्ट की स्टॉक मात्रा को ट्रैक करना चाहते हैं, तो मैं यहां इसे सक्षम कर दूंगा और फिर मैं इस प्रोडक्ट की उपलब्ध मात्रा सेट कर सकता हूं। तो उदाहरण के लिए मैं इसे 100 पर सेट कर दूंगा। यहां आपको कुछ अन्य सेटिंग्स भी मिलेंगी जैसे कि शिपिंग, लेकिन हम इस पर वीडियो में थोड़ी देर बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल करूंगा और प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए मैं कॉफी ग्राउंड्स प्रोडक्ट कैटेगरी का चयन करूंगा, जो मैंने कुछ समय पहले बनाई थी। अब मुझे अपने प्रोडक्ट की इमेज सेट करनी है, तो मैं सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा, फिर अपनी मुख्य प्रोडक्ट इमेज अपलोड करूंगा। मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा और यह अब यहीं अपलोड हो जाएगा। अगर आपके पास अतिरिक्त प्रोडक्ट फोटो हैं तो आप उन्हें यहां अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फोटो के साथ जा रहा हूं। तो अब जब यह हो गया है, मैं अपना पहला प्रोडक्ट पब्लिश करने के लिए तैयार हूं। मैं ऊपर जाऊंगा और पब्लिश नाउ पर क्लिक करूंगा। अब जब यह हो गया है तो मैं ऊपर जाकर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है। हाँ, सब कुछ यहां काफी अच्छा लग रहा है। हम इस प्रोडक्ट पेज पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सही दिख रहा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हेडर प्रोडक्ट पेज में कट रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे थोड़ी देर बाद ठीक कर देंगे। लेकिन फिलहाल हमने अपने प्रोडक्ट पेज को एक अच्छे शुरुआती स्तर पर पहुंचा दिया है। तो मैंने अभी एक साधारण एकल प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाना चाहूं जिसमें मेरा ग्राहक कई विकल्पों में से चुन सके तो क्या होगा? तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो अलग अलग रंगों, अलग अलग साइजों में आते हैं, या आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें आपके ग्राहक को विकल्प चुनने की जरूरत होती है, तो आइए मैं आपको यह भी दिखा देता हूं कि इसे कैसे करना है। तो मैं ऊपर जाऊंगा और एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा, फिर मैं एड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और पहले की तरह ही हम एक प्रोडक्ट का नाम दर्ज करेंगे। इस मामले में मैं इसका नाम कॉफी ग्राउंड्स रखने जा रहा हूं। अपना फ्लेवर चुने और फिर मैं अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट का नाम या डिस्क्रिप्शन सोचने में दिक्कत हो रही हो तो चैट जीपीटी बहुत मददगार है। अब यहां पर हम वास्तव में अपने वेरिएबल्स जोड़ सकते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट डेटा तक नीचे जाते हैं और आपको इसे सिंपल प्रोडक्ट से वेरिएबल प्रोडक्ट में बदलना है। गॉट इट पर क्लिक करें और चलिए एट्रीब्यूट्स में चलते हैं। शुरुआत में अपने एट्रीब्यूट को एक नाम दें।
तो उदाहरण के लिए अगर आप टी शर्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और आप एक वेरिएबल टी शर्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं और मान लीजिए आपके पास एक लाल टी शर्ट, एक सफ़ेद टी शर्ट, एक नीली टी शर्ट है, तो इसका नाम कलर होगा। अब उदाहरण के लिए अगर आप साइज के लिए एक एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप टी शर्ट्स को स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में बेच रहे हैं, तो फिर आप एक और एट्रीब्यूट बनाएंगे जिसका नाम साइज होगा। तो इस मामले में मैं कॉफ़ी ग्राउंड फ्लेवर्स के लिए एट्रीब्यूट्स बना रहा हूं, तो मैं इसे फ्लेवर्स नाम दूंगा। और वैल्यूज के तहत यहां आप वे विकल्प टाइप करेंगे जिन्हें आपके ग्राहक चुन सकते हैं। मेरी दुकान के लिए मैं बस फ्लेवर के नाम टाइप करूंगा, जैसे बीन वॉइस। और इन्हें अलग करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर पाइप सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप शिफ्ट दबाकर रखें और फिर बैकस्लैश दबाएं तो वह सिंबल आ जाना चाहिए। और इसे अलग करने के बाद मैं अपना अगला विकल्प टाइप करूंगा जो है रिच एंड बोल्ड। और मेरा आखिरी विकल्प होगा मेलो मॉर्निंग। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि प्रोडक्ट पेज पर दिखाए और वेरिएशंस के लिए इस्तेमाल करें, दोनों विकल्प चालू हों। यह सब करने के बाद मैं सेव एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करूंगा। अब यहां से चलिए वेरिएशंस पर क्लिक करते हैं। जनरेट वेरिएशंस पर क्लिक करें और अब जो विकल्प मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे वे यहीं दिखाई देंगे। अब चलिए इन वेरिएशंस को एडिट करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ें और दाईं ओर एडिट पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और अब हमारे पास हर वेरिएशन के लिए सेटिंग्स होंगी जिन्हें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक प्रोडक्ट फोटो अपलोड करने से। अपलोड एन इमेज पर क्लिक करें। मेरे पास यह प्रोडक्ट फोटो पहले से अपलोड है तो मैं इसे यहां चुनूंगा और सेट वेरिएशन इमेज पर क्लिक करूंगा। अगला हम चुन सकते हैं कि यह एक डाउनलोड करने योग्य या वर्चुअल प्रोडक्ट है या नहीं। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भौतिक उत्पाद नहीं बेचते तो यह बहुत ही उपयोगी है। और हम यह भी चुन सकते हैं हम स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरे पास हर कॉफी ग्राउंड्स के सेट का पूरा स्टॉक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास बीन वॉइस का स्टॉक मेलो मॉर्निंग फ्लेवर से ज्यादा है, तो मैं मैनेज स्टॉक पर क्लिक कर सकता हूं। हम मान लेते हैं कि बीन वॉइस के लिए मेरे पास 100 है और नियमित कीमत के लिए मैं इसे $16 और 99 सेंट पर सेट करूंगा। अगर आप चाहें तो फिर से एक सेल प्राइस भी शामिल कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास कुछ अन्य विविध सेटिंग्स हैं जो ज्यादातर शिपिंग से संबंधित हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल मैं यहां बाकी दो वेरिएंट्स में जाऊंगा, प्रोडक्ट इमेज सेट करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि प्राइसिंग से संबंधित सारी जानकारी सही है। ठीक है, तो मैंने यहां बाकी वेरिएशंस में जाकर उनकी प्रोडक्ट इमेज, प्राइसिंग और स्टॉक की जानकारी सेट कर दी है। प्रोडक्ट फोटोज के बारे में एक और त्वरित सुझाव जो मैं आपको देना चाहता हूं वह यह है कि जब आप इन्हें बना रहे हों तो सुनिश्चित करें कि हर प्रोडक्ट इमेज की रेजोल्यूशन लगभग एक जैसी हो। आपकी सभी प्रोडक्ट फोटोज के बीच एक जैसी इमेज रेजोल्यूशन होने से जब वे एक साथ लगाई जाती हैं तो वे बहुत बेहतर दिखती हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसकी सलाह दूंगा। अब मैं यहां ऊपर की ओर स्क्रॉल करूंगा और एक बार फिर से कॉफी ग्राउंड्स प्रोडक्ट कैटेगरी को चुनूंगा और फिर मैं एक प्रोडक्ट इमेज सेट करूंगा। ये प्रोडक्ट इमेज वही होगी जो आपकी वेबसाइट पर विजिटर जब शॉप पेज या होम पेज पर स्क्रॉल करेंगे तब दिखाई देगी। तो मैं सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा और इसे यहां इस सामान्य फोटो पर सेट कर दूंगा। फिर मैं सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा और अब ये सब हो जाने के बाद मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। ये देखने के लिए कि सब कुछ कैसा दिख रहा है, मैं ऊपर जाऊंगा और व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा और ये लीजिए, यहां हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है जिसमें लिखा है एक विकल्प चुनें। मैं यहां हर फ्लेवर के बीच चयन कर सकता हूं और अब अगर मैं बीन वॉइस पर क्लिक करता हूं तो यहां सही प्रोडक्ट फोटो भी दिखाई देगी। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप या तो एक साधारण सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर वेरिएबल प्रोडक्ट्स के जरिए वेरिएशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज जो हमें करनी है वह है अपने प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज करना। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अभी हमारा हेडर हमारे प्रोडक्ट पेज में थोड़ा कट रहा है और ये यहां थोड़ा अजीब लग रहा है। इसे करने के लिए ऊपर जाएं और कस्टमाइज पर क्लिक करें और जब आप यहां पहुंच जाएं तो डिजाइन पर क्लिक करें। अब हेडर की समस्या को ठीक करने के लिए हम स्पेसिंग और फिर पैडिंग देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और यहां दी गई वैल्यूज को अनलिंक कर देते हैं और फिर हम धीरे धीरे टॉप वैल्यू को बढ़ाएंगे ताकि देख सकें कि क्या सही लगता है। तो मैं इसे 10 पर सेट करके शुरू करूंगा और मैं देख सकता हूं कि इसे थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। तो अगली बार मैं इसे 50 पर सेट करने की कोशिश करूंगा और मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास हेडर और प्रोडक्ट पेज की शुरुआत के बीच अच्छी खासी जगह है। अब चलिए वापस जनरल पर स्विच करते हैं। यहां आपके पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर में आपको उतनी आजादी नहीं मिलती जितनी कि एलिमेंटर पेज बिल्डर में मिलती है। तो उदाहरण के लिए यहां अगर मैं डिफॉल्ट से नॉर्मल पर स्विच करता हूं तो दाईं ओर आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ नहीं बदलता
और यही बात फुल विड्थ के लिए भी लागू होती है। ये भी टेम्पलेट पर निर्भर करता है, तो आप कोई दूसरा टेम्पलेट आजमा सकते हैं ये देखने के लिए कि आपको उसका लुक कैसा लगता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में प्रोडक्ट पेजेस आपके टेम्पलेट के हिसाब से ही तय रहते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपके पास कुछ साइड बार लेआउट्स होते हैं, मैं इसे डिफॉल्ट विकल्प पर ही छोड़ दूंगा। और यहां नीचे आपको पेज की संरचना मिलेगी। तो उदाहरण के लिए यहां मैं टाइटल को लेकर उसे कैटेगरी के ऊपर ले जा सकता हूं। और अभी मैं वास्तव में देख रहा हूं कि यहां मेरे पास कॉफी ग्राउंड्स ऊपर भी लिस्टेड हैं और नीचे भी। तो मुझे लगता है कि मैं कैटेगरी को बंद करने के लिए आई बॉल पर क्लिक करने वाला हूं। इस तरह यह 2 बार दिखाई नहीं देगा। और फिर यहां नीचे आपके पास कुछ और एडवांस्ड विविध विकल्प होते हैं जिनकी आपको वास्तव में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप यहां देखेंगे कि एक अपग्रेड नाउ बटन भी है और इसी के जरिए आप प्रोडक्ट पेजेस पर और भी ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। चूंकि हम स्टार्टर टेम्पलेट्स और एस्ट्रा थीम के फ्री वर्जन पर काम कर रहे हैं, हमारे पास सभी सेटिंग्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं हमारे सिंगल प्रोडक्ट पेज के लिए यहां जो कुछ भी है उससे काफी खुश हूं। तो अब मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल करूंगा और अपने प्रोडक्ट पेज में किए गए बदलावों को सेव करने के लिए मैं ऊपर जाकर पब्लिश पर क्लिक करूंगा। तो अब जब हमने आपका प्रोडक्ट पेज एडिट कर लिया है, चलिए अब आपके शॉप पेज को एडिट करना शुरू करते हैं। यहां से मैं ऊपर की ओर जाऊंगा और शॉप पर क्लिक करूंगा। फिर मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल करूंगा और बैक बटन पर क्लिक करूंगा। फिर प्रोडक्ट कैटलॉग में क्लिक करूंगा। यहां से मैं शॉप कार्ट डिजाइन तक नीचे स्क्रॉल करूंगा। अभी मेरे पास ये डिजाइन 2 पर है, लेकिन आप डिजाइन 1 भी आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वह आपको बेहतर लगता है। मुख्य चीज जो बदलेगी वह है सेल बटन। आप इसे एक छोटे से सर्कल आइकन में बदल सकते हैं, काफी अच्छा दिखता है। फिर आप चुन सकते हैं कि आपको कितने कॉलम दिखाने हैं। मेरी सेटिंग अभी 3 है। ज्यादा प्रोडक्ट्स जोड़ने पर आप इसके साथ प्रयोग करके देखें कि क्या सही रहता है। और फिर आप चुन सकते हैं कि एक पेज पर एक साथ कितने प्रोडक्ट्स दिखें। डिफॉल्ट रूप से यह 12 पर सेट है और मैं अभी के लिए इसे डिफॉल्ट पर ही छोड़ दूंगा। यहां नीचे आपके पास और भी कई विकल्प होंगे, साथ ही शॉप कार्ड स्ट्रक्चर भी। आपके पास यहां बाईं ओर हर विकल्प पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करने का भी विकल्प है। और अगर मैं यहां स्क्रॉल करूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ काफी अच्छा दिख रहा है। आगे बढ़ने से पहले चलिए ऊपर दिए गए डिजाइन सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो डिजाइन पर क्लिक करें और यहां आप चुन सकते हैं कि यह बाईं ओर, बीच में या दाईं ओर संरेखित हो। मुझे लगता है कि ऐसी शॉप पेज के लिए सब कुछ बाईं ओर संरेखित रखना सबसे उपयुक्त है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। अपनी बदलावों को सेव करने के लिए ऊपर पब्लिश पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले चलिए अपनी होम पेज पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स वहां कैसे दिख रहे हैं। होम पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और अपने प्रोडक्ट्स को ढूंढें। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये सफलतापूर्वक दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारी होम पेज पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारे सभी ग्लोबल रंग, फॉन्ट्स और सेक्शंस बहुत प्रोफेशनल और एकजुट दिख रहे हैं। और ये सब हो जाने के बाद मुझे लगता है कि हमारी स्टोर लगभग बन चुकी है। अब समय है कि हम अपनी कुछ बैकएंड सेटिंग्स में जाएं। आइए पेमेंट्स, टैक्सेस और शिपिंग पर नजर डालते हैं। आइए पेमेंट्स सेटअप करने से शुरू करते हैं। ऊपर बाईं ओर जाएं और एक्स आइकन पर क्लिक करें, फिर वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करें और यहां से नीचे जाकर प्लगइन्स पर जाएं, ऐड प्लगइन पर क्लिक करें और शुरू करें स्ट्राइप टाइप करके। सुनिश्चित करें कि आप स्ट्राइप वूकॉमर्स के लिए पेमेंट प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही आपको ये वाला मिल जाए, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। यह वूकॉमर्स के भीतर पेमेंट मेथड्स के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है। यह लगभग किसी को भी अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जानकारी डालने की अनुमति देता है। एक बार जब यह इंस्टॉल हो जाए तो एक्टिवेट पर क्लिक करें। हम यहां पेपाल को भी सेटअप करना चाहेंगे। यह प्लगइन इसे बेहद आसान बना देता है। बस इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और फिर से एक्टिवेट पर क्लिक करें। अब आप इसे यहां से बंद कर सकते हैं। अब वूकॉमर्स के भीतर बाईं ओर आपको पेपाल बाय पेमेंट प्लगइन्स और स्ट्राइप बाय पेमेंट प्लगइन्स दिखाई देंगे। ये हमारे 2 पेमेंट विकल्प होंगे जिन्हें हमें कॉन्फ़िगर करना है और हम पेपाल से शुरू करेंगे। तो ऊपर जाएं और सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर नीचे स्क्रॉल करें और कनेक्ट टू पेपाल के बगल में क्लिक टू कनेक्ट पर क्लिक करें। यहां एक विंडो खुलेगी। यहां से आप बस उस पेपाल अकाउंट में लॉगिन करेंगे जिससे आप पेमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये आपके पेपाल कनेक्शन को कॉन्फ़िगर कर देगा और स्टेटस कनेक्टेड दिखना चाहिए। अब बाईं ओर वापस जाएं और पेमेंट प्लगइन्स के तहत स्ट्राइप पर क्लिक करें। यहां सेटिंग्स में क्लिक करें, फिर नीचे स्क्रॉल करें और क्लिक टू कनेक्ट पर क्लिक करें। और यहां आपको एक स्ट्राइप अकाउंट के लिए साइन अप करना होगा। अगर आपके पास पहले से स्ट्राइप अकाउंट नहीं है तो आपको यहां अपना ईमेल पता दर्ज करना होगा और कुछ जानकारी भरनी होगी। यह करें, निर्देशों का पालन करें और मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा।
अब जब आप अपना स्ट्राइप अकाउंट कनेक्ट कर लेंगे तो यह आपसे आपके व्यवसाय की जानकारी, बैंकिंग जानकारी और कई अन्य व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में सवाल पूछेगा। अब जब आप यह सब कर लें तो नीचे स्क्रॉल करें और कनेक्शन टेस्ट बटन पर क्लिक करके सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही से जुड़ा है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि स्ट्राइप के साथ कनेक्शन टेस्ट सफल रहा। इसका मतलब है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि मोड को टेस्ट में ही रखें। बाद में हम इसे टेस्ट से लाइव में स्विच करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसे टेस्ट मोड में ही रखेंगे और थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, नीचे जाएं और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। यहां से ऊपर जाएं और पेमेंट्स पर क्लिक करें। और हम पेपाल बाय पेमेंट प्लगइन्स और स्ट्राइप बाय पेमेंट प्लगइन्स को ढूंढ रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये दोनों सक्रिय हों। तो यहां के हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि पेमेंट प्लगइन्स द्वारा स्ट्राइप है। आप देख सकते हैं कि यह सक्रिय है, तो यह अच्छा है। अब नीचे स्क्रॉल करें और यहां हमारे पास पेपाल गेटवे है जो पेमेंट प्लगइन्स द्वारा है। यह फिलहाल निष्क्रिय है, तो हमें इसके बगल में इनेबल पर क्लिक करना है। अब अगर आप चाहें तो आप इन सभी अलग अलग पेमेंट विकल्पों को स्क्रॉल कर सकते हैं और यहां से प्रत्येक को सक्षम और प्रबंधित कर सकते हैं। अधिकतर मामलों में स्ट्राइप और पेपाल लगभग किसी भी स्टोर के लिए बिल्कुल उपयुक्त होंगे। अब यह सब हो जाने के बाद हम अपनी वेबसाइट पर जाकर एक उत्पाद को अपने कार्ट में जोड़ सकते हैं। चेकआउट पर जाएं और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ऊपर जाएं और अपनी वेबसाइट में क्लिक करें। फिर यहां किसी उत्पाद पर नीचे जाएं, इस पर क्लिक करें। हम एक विकल्प चुनेंगे और फिर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करें। और अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो हमारे पास भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। हमारे ग्राहक अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड दर्ज कर सकते हैं और वे पेपाल का भी उपयोग कर सकते हैं। यह हमें दिखा रहा है कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। अब भुगतान हो जाने के बाद चलिए टैक्स की ओर बढ़ते हैं। फिर से ऊपर बाईं ओर जाइए और वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करें। नीचे जाइए और प्लगइन्स ढूंढें। ऐड प्लगइन पर क्लिक करें और यहां वूकॉमर्स टैक्स टाइप करें। फिर आपको यहां वूकॉमर्स टैक्स ढूंढना है और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। एक्टिवेट पर क्लिक करें, फिर वापस वूकॉमर्स पर जाइए। सेटिंग्स में जाएं। अब नीचे स्क्रॉल करें और इनेबल टैक्सेस विकल्प ढूंढें। आगे बढ़ें और टैक्स रेट्स और कैलकुलेशंस को सक्षम करें। हम इसे चेक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करें और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। यहां आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा अपनी साइट से कनेक्ट करें ताकि वूकॉमर्स टैक्स सक्रिय हो सके। यह स्वचालित टैक्स सेटअप करने का अंतिम चरण होगा। तो कनेक्ट पर क्लिक करें और यहां आपको wordpress.com के साथ एक खाता बनाना होगा। तकनीकी रूप से wordpress.org और wordpress.com अलग अलग वेबसाइट्स हैं और WooCommerce ऑटोमेटेड टैक्स प्लगइन को काम करने के लिए wordpress.com की कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो यहां अपना ईमेल पता दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यह अपने आप आपके खाते को कनेक्ट कर देगा। इसके साथ ही आपकी सेटअप प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मैं गॉट इट थैंक्स पर क्लिक करूंगा। अब स्वचालित टैक्स सक्षम करने से पहले हमें आखिरी काम यह करना है कि ऊपर दिए गए टैक्स टैब पर क्लिक करें और यहां डिसेबल ऑटोमेटेड टैक्सेस को बदलकर इनेबल ऑटोमेटेड टैक्सेस कर दें। अब नीचे जाएं और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। और यहां स्वचालित टैक्स के बारे में एक त्वरित नोट है। जब भी आप वूकॉमर्स के साथ स्वचालित टैक्स सक्षम करते हैं तो यह विशेष रूप से उस क्षेत्र के लिए टैक्स को स्वचालित कर देगा जहां आपका व्यवसाय पंजीकृत है, और मेरे मामले में यह टेक्सास होगा। और अगर आपको अन्य क्षेत्रों में टैक्स वसूलना है तो आपको उन क्षेत्रों को मैन्युअली दर्ज करना होगा। अगर आपके मन में यह सवाल है कि आप अपने ई कॉमर्स स्टोर के साथ कहां और कब सेल्स टैक्स वसूल सकते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से बात करें। हालांकि अगर आपको अलग अलग क्षेत्रों के लिए मैन्युअल टैक्स रेट्स जोड़ने की जरूरत है तो ऊपर जाएं और स्टैंडर्ड रेट्स पर क्लिक करें, फिर इंसर्ट रो पर क्लिक करें और अपने देश का कोड डालकर शुरू करें। तो उदाहरण के लिए यहां मैं यूएस डालूंगा और संयुक्त राज्य अमेरिका चुनूंगा, फिर अपना राज्य कोड, जिप कोड, शहर व टैक्स रेट जो आप चार्ज करना चाहते हैं दर्ज करें। आप इसे एक नाम दे सकते हैं और यहां कुछ अन्य विविध सेटिंग्स भी हैं। एक बार फिर मैं सलाह दूंगा कि अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सब कुछ कानूनी और सही है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। मैं यहां ऊपर वापस जाऊंगा और टैक्स विकल्पों पर वापस स्विच करूंगा। एक शुरुआती के रूप में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ऑटोमेटेड टैक्सेस चालू करना एक बेहतरीन शुरुआत है। अब जब यह हो गया है तो चलिए शिपिंग के बारे में बात करते हैं। यहां ऊपर जाइए और शिपिंग पर क्लिक करें। चलिए एक शिपिंग जोन जोड़ने से शुरू करते हैं। ऐड जोन पर क्लिक करें। चलिए अपने जोन को एक नाम देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप वर्ल्ड वाइड शिपिंग ऑफर कर रहे हैं तो आप इसका नाम वर्ल्ड वाइड रख सकते हैं। मेरे मामले में मैं केवल अमेरिका में शिपिंग से शुरू करने जा रहा हूं।
तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स टाइप करने जा रहा हूं। फिर चलिए अपने जॉन रीजन का चयन करते हैं। अभी के लिए यह एवरीवेयर, हर जगह पर सेट है। नया रीजन जोड़ने के लिए यहां टाइप करें। मैं यूनाइटेड स्टेट्स टाइप करूंगा। मैं नीचे जाकर यूएस को चेक करने जा रहा हूं, यहां। अब आप देखेंगे कि यह एवरीवेयर से यूएस में बदल गया है। अगर आप चाहें तो इसे खास जिप कोड्स तक भी सीमित कर सकते हैं। अब चलिए एक शिपिंग मेथड जोड़ते हैं। यहां से आप फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट या लोकल पिकअप में से चुन सकते हैं। आजकल फ्री शिपिंग सबसे लोकप्रिय विकल्प है, तो फ्री शिपिंग चुनें और आगे बढ़ें। यहां हम सुनिश्चित करेंगे कि फ्री शिपिंग के लिए कोई शर्त हो। अक्सर आप न्यूनतम ऑर्डर राशि का विकल्प चुनना चाहेंगे। यहां इसे चुनें। मान लीजिए कि हमारे ग्राहकों को फ्री शिपिंग पाने के लिए हमारी दुकान पर कम से कम $10 खर्च करने होंगे। जब बात एक ई कॉमर्स वेबसाइट चलाने की आती है, तो मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि अपने ग्राहकों को फ्री शिपिंग देने की कोशिश करें। यह साबित हो चुका है कि जब भी कोई ग्राहक अपने कार्ट में कोई उत्पाद जोड़ता है, चेकआउट तक पहुंचता है और उत्पाद की कीमत के ऊपर भारी शिपिंग शुल्क देखता है, तो आमतौर पर वह आपके उत्पाद खरीदने से पीछे हट जाता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जब भी संभव हो फ्री शिपिंग दें। अब यह हो जाने के बाद क्रिएट एंड सेव पर क्लिक करें और अब हमारे पास अपनी पहली शिपिंग विधि है। अब इस विशेष जोन के भीतर आप चाहें तो और भी शिपिंग विधियां जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां मान लीजिए कि हम फ्री शिपिंग देना नहीं चाहते। मैं ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक करूंगा, फ्लैट रेट चुनूंगा और आगे बढ़ूंगा। और यहां अगर मुझे पता है कि मैं फ्लैट रेट शिपिंग दे रहा हूं और मुझे किसी प्रोडक्ट को भेजने में मान लीजिए $12 का खर्च आता है, तो मैं अपने ग्राहक को बेचने वाले प्रोडक्ट्स की कीमत के ऊपर $12 चार्ज कर सकता हूं। आप यहां अलग अलग शिपिंग क्लास की लागतें भी जोड़ सकते हैं। हालांकि एक बार फिर मैं फ्लैट रेट शिपिंग जोड़ने में सावधानी बरतूंगा। फ्री शिपिंग आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। तो मेरे मामले में मैं सिर्फ अमेरिका के लिए फ्री शिपिंग देने जा रहा हूं। आप अलग अलग जोन और क्षेत्र जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, शिपिंग मेथड्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर क्या बेच रहे हैं। यह सब हो जाने के बाद मैं यहां बैक बटन पर क्लिक करूंगा ताकि वापस जा सकूं। और हो गया। अब हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शिपिंग उपलब्ध है। अगर आप बाकी दुनिया के लिए भी शिपिंग देना चाहते हैं तो आप उसे भी यहां कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हमने पेमेंट्स, टैक्सेस और शिपिंग को कॉन्फ़िगर कर लिया है। आइए अब अपने चेकआउट सेटिंग्स को अंतिम रूप देने और अपनी वेबसाइट पर एक टेस्ट ऑन ऑर्डर देने की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं जल्दी से एक कूपन बनाना चाहता हूं ताकि हमारी नई वेबसाइट के लॉन्च का जश्न मना सकें। कूपन बनाने के लिए बाईं ओर जाएं और यहां कूपन्स ढूंढें और ऊपर जाएं और ऐड न्यू कूपन पर क्लिक करें। अपने कूपन कोड के लिए मैं इसे वेलकम 10 नाम देने जा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं 10% लिखने जा रहा हूं। हमारी वेबसाइट के लॉन्च का जश्न मनाने के लिए कूपन ऑफ। अब डिस्काउंट टाइप के तहत हमारे पास यहां कुछ विकल्प हैं। हमारे पास प्रतिशत छूट, फिक्स्ड कार्ट छूट और फिक्स्ड प्रोडक्ट छूट है। सबसे आम कूपन प्रतिशत छूट वाला होता है, तो मैं कूपन अमाउंट के लिए इसी विकल्प को चुनूंगा। मैं इसे 10% पर सेट करने जा रहा हूं। आप यह भी चुन सकते हैं कि यह कूपन फ्री शिपिंग की अनुमति देगा या नहीं। अभी मेरी स्टोर पर मैं केवल फ्री शिपिंग ही देता हूं, तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है। यहां आप चुन सकते हैं कि आप कूपन की समाप्ति चाहते हैं या नहीं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। फिर यहां हमारे पास उपयोग प्रतिबंध है। आप चुन सकते हैं कि कूपन को सक्रिय करने के लिए न्यूनतम या अधिकतम खर्च कितना होना चाहिए। केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए, इसका मतलब है कि यह कूपन अन्य कूपनों के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और आप उन वस्तुओं को भी बाहर कर सकते हैं जो सेल पर हैं। यहां नीचे आपके पास और भी विशिष्ट विकल्प हैं जिनमें आप उन उत्पादों और उत्पाद श्रेणियों को बाहर कर सकते हैं जिन्हें आप शामिल नहीं करना चाहते। और फिर उपयोग सीमा के अंतर्गत आप चुन सकते हैं कि यह कूपन केवल कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे प्रति उपयोगकर्ता भी सीमित कर सकते हैं। मैं यहां अपनी सामान्य सेटिंग्स से संतुष्ट हूं, इसलिए मैं ऊपर जाकर प्रकाशित करें पर क्लिक करने जा रहा हूं। अब मैं अपनी वेबसाइट पर एक परीक्षण ऑर्डर देने जा रहा हूं ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। आइए ऊपर चलते हैं और अपनी वेबसाइट पर जाते हैं। दाईं तरफ हमारे कार्ट पर वापस जाइए, प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करें और यहां से मैं अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज करने जा रहा हूं। मैं यहां कुछ परीक्षण जानकारी भरूंगा और एक जिप कोड जोड़ूंगा ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि स्वचालित टैक्स सही से काम कर रहे हैं। मेरे स्थान के आधार पर यह एक टेक्सास का जिप कोड होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑटो टैक्स बिल्कुल सही काम कर रहा है। फिर मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि मेरा कूपन कोड भी काम कर रहा है। मैं वेलकम 10 टाइप करूंगा और अप्लाई करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने मेरे ऑर्डर पर 10% की छूट दे दी है, तो यह भी सही से काम कर रहा है। अब मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करूंगा
शिपिंग के लिए आप देख सकते हैं कि फ्री शिपिंग चुनी गई है, यही हम यहाँ करना चाहते हैं, तो यह भी ठीक से काम कर रहा है। और फिर हमारे पास हमारी पेमेंट जानकारी है। तो चूंकि हमने पहले स्ट्राइप को टेस्ट मोड में छोड़ा था, हम एक टेस्ट क्रेडिट कार्ड नंबर डाल सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सही से काम कर रहा है बिना अपनी असली कार्ड से चार्ज किए। यहां आपको बस 4242 टाइप करना है जब तक कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी पूरी ना हो जाए। फिर कोई भी भविष्य की तारीख डालें एक्सपायरी डेट के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, और सिक्योरिटी कोड के लिए बस 123 डाल दें। एक बार जब आपने ये सब भर दिया तो नीचे जाकर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करें और हो गया, ऑर्डर सफलतापूर्वक हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑन ऑर्डर कंफर्मेशन स्क्रीन है और दाईं ओर उनके ऑन ऑर्डर की जानकारी है। अब जब ये हो गया है तो चलिए सुनिश्चित करते हैं कि ऑर्डर वाकई में वर्डप्रेस में दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ऊपर बाईं ओर जाएं और वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करें, वूकॉमर्स पर होवर करें और फिर ऑर्डर्स में जाएं। और यहां हमारे पास हमारा टेस्ट ऑन ऑर्डर है। आइए उस ऑर्डर पर क्लिक करें जो अभी अभी प्लेस किया गया था, और यहां हम इसके बारे में सारी जानकारी देख सकते हैं। तो अगर यह एक असली ऑर्डर होता तो आप यहां इसका स्टेटस बदल सकते थे। तो जब भी आप ऑन ऑर्डर पर काम कर रहे होते हैं, यह प्रोसेसिंग में रहेगा, और जब आप काम पूरा कर लें तो आप इसे कंप्लीटेड में बदल सकते हैं। हालांकि किसी भी कारणवश अगर आपको ऑर्डर रिफंड करना हो तो आप इसका स्टेटस प्रोसेसिंग से रिफंडेड में बदल सकते हैं। आपके पास अन्य विकल्प भी हैं, जैसे कि कैंसल्ड, ऑन होल्ड, पेंडिंग पेमेंट। मूल रूप से आपके पास हर स्थिति के लिए एक स्टेटस होता है। तो रिफंड जारी करने के लिए रिफंडेड पर क्लिक करें, फिर नीचे जाकर रिफंड बटन ढूंढें, आगे बढ़ें और यहां इस पर क्लिक करें, फिर रिफंड वाया क्रेडिट कार्ड स्ट्राइप पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें, और यह ऑन ऑर्डर को ग्राहक के ओरिजिनल पेमेंट मेथड के जरिए रिफंड कर देगा। तो इसी तरह आप वूकॉमर्स में अपने ऑर्डर स्टेटस को मैनेज करते हैं और ऑन ऑर्डर्स को रिफंड करते हैं, जो तब बहुत मददगार साबित हो सकता है जब आपके पास बहुत सारे ऑन ऑर्डर्स आने लगें। यहां सब कुछ व्यवस्थित करना बहुत आसान है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे स्ट्राइप पेमेंट्स अभी भी टेस्ट मोड में हैं, तो चलिए इसे जल्दी से ठीक कर लेते हैं। बाईं ओर पेमेंट प्लगइन्स के तहत स्ट्राइप पर जाएं, सेटिंग्स पर क्लिक करें और मोड के लिए इसे टेस्ट से लाइव में बदल दें। नीचे स्क्रॉल करें, सेव चेंजेस पर क्लिक करें। ठीक है, अब हमारे ज्यादातर बैकएंड सेटिंग्स कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। हम अपनी वेबसाइट में जल्दी से वापस जाएंगे अंतिम कस्टमाइजेशन के लिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ मोबाइल और टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसके लिए ऊपर जाए और अपनी वेबसाइट पर क्लिक करें, एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें। और अब तक हमने अपनी वेबसाइट को केवल डेस्कटॉप व्यू में ही एडिट किया है, लेकिन हमारे पास यहां दो और डिवाइस आइकन हैं। बीच में हमारे पास टैबलेट है और उसके बाद हमारे पास मोबाइल है, और हम अपनी वेबसाइट के हर सेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वे मोबाइल डिवाइस पर सही तरीके से दिखें। आइए मोबाइल व्यू से शुरू करते हैं, और अभी हमारी होम पेज के टॉप पर हीरो सेक्शन डेस्कटॉप डिवाइस की तुलना में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं वापस डेस्कटॉप पर स्विच करता हूं तो यहां बहुत कुछ और भी है। हम साइड में कॉफी बीन्स देख सकते हैं। यहां सेक्शन के बीच की स्पेसिंग बहुत अच्छी लग रही है। बाईं ओर टेक्स्ट है और दाईं ओर इमेज है। कुल मिलाकर यह बहुत ज्यादा एकजुट और आकर्षक दिखता है। फिर अगर मैं वापस मोबाइल पे स्विच करता हूं तो ये उतना अच्छा नहीं दिखता। तो हमें इस सेक्शन को एडिट करना होगा ताकि ये मोबाइल डिवाइस पर भी रिस्पॉन्सिव हो सके, और इसे करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। शुरुआत में ऊपर दाईं ओर अपने स्ट्रक्चर पैनल को खोलें और हम सबसे ऊपर वाले हीरो सेक्शन को लेंगे। हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे हीरो सेक्शन का एक दूसरा वर्जन बना देगा। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो आप इसे यहां देख सकते हैं। अब सबसे ऊपर वाले सेक्शन के लिए मैं सेक्शन सेटिंग्स में जाऊंगा और एडवांस्ड के तहत नीचे जाकर रिस्पॉन्सिव ढूंढूंगा। इस पर क्लिक करें, और अब मैं इसे डेस्कटॉप पर छुपाऊंगा और टैबलेट पर भी छुपाऊंगा। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह केवल मोबाइल पर ही दिखे। अब इसके नीचे वाले सेक्शन के लिए मैं नीचे जाकर सेटिंग्स में क्लिक करूंगा, फिर एडवांस्ड पर स्विच करूंगा। नीचे जाएं और रिस्पॉन्सिव ढूंढें, और अब मैं इसे केवल मोबाइल पर छुपाऊंगा। तो ये जो सेक्शन यहां ग्रे हो गया है वह अब मोबाइल डिवाइस पर नहीं दिखेगा, और यह सेक्शन यहां मोबाइल डिवाइस पर दिखेगा। तो हम यहां सबसे ऊपर वाले सेक्शन को एडिट करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत में बैकग्राउंड इमेज को ठीक करते हैं। मैं वापस सेटिंग्स में क्लिक करूंगा, फिर स्टाइल पर जाऊंगा, और अब मैं कॉफी बीन्स नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि इमेज की पोजीशन की वजह से। यह फिलहाल डिफॉल्ट पर सेट है। मैं इसे सेंटर पर सेट करूंगा, और अब आप देखेंगे कि कॉफी बीन्स दाईं ओर से स्लाइड करते हुए नजर आएंगे। अब ये हमारे डेस्कटॉप व्यू की तरह काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन अब हम एक और समस्या का सामना कर रहे हैं।
क्योंकि कॉफी बीन्स टेक्स्ट के बहुत करीब हैं, यह ऊपर और नीचे टेक्स्ट को थोड़ा काट रहा है और यह उसमें घुल मिल रहा है, और अब हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। तो इस स्थिति में मुझे टेक्स्ट का रंग सफेद करना पड़ेगा। तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा, टेक्स्ट का रंग सफेद कर दूंगा और साथ ही टेक्स्ट में थोड़ा सा ड्रॉप शैडो भी जोड़ूंगा। तो टेक्स्ट शैडो के बगल में पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। आप सेटिंग्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 5 से 10 के बीच का ब्लर काफी अच्छा लगता है। मैं 8 पर जाऊंगा। अब चलिए यही चीज सब टेक्स्ट के लिए भी करते हैं। स्टाइल में जाएं, रंग को फिर से सफेद कर दें और हम फिर से वही टेक्स्ट शैडो जोड़ने वाले हैं। मैं इसका ब्लर 5 पर सेट करूंगा। मुझे लगता है कि यह अच्छा लगेगा। अब एक और बात यह है कि हमारे पास नीचे काफी खाली जगह है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने 2 पैनल की संरचना का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसे ठीक करना बहुत आसान है। हम यहां ऊपर जाएंगे और कंटेनर पर राइट क्लिक करेंगे और हम बस इसे डिलीट कर देंगे। यह हमारे टेक्स्ट को सेंटर कर देगा और हमारी होम पेज और हीरो सेक्शन को मोबाइल डिवाइसेस पर बहुत अच्छा दिखाएगा। और अब अगर मैं स्क्रॉल करूं तो हमारी वेबसाइट के बाकी सभी सेक्शन भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। सब कुछ अच्छा और ऑप्टिमाइज्ड है और मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसे बदलने की जरूरत हो। आइए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और कंफर्म करते हैं कि टैबलेट व्यू में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा टैबलेट रिस्पॉन्सिव सेक्शन कैसा दिखता है। बेहतर तरीके से देखने के लिए मैं स्ट्रक्चर पैनल को बंद करने जा रहा हूं। और हाँ, ये लगभग वैसा ही दिख रहा है जैसा डेस्कटॉप डिवाइसेस पर दिखता है। ऐसा नहीं लग रहा कि यहां कुछ एडिट करने की जरूरत है। फिर एक आखिरी बार मैं डेस्कटॉप पर स्विच करूंगा। और यह बताना जरूरी है कि यही तरीका आपकी बाकी सभी पेजों के लिए भी काम करता है। तो चलिए उदाहरण के लिए अपने कॉन्टैक्ट पेज पर चलते हैं। मैं सेव पर क्लिक करूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। मैं मोबाइल व्यू पर स्विच करूंगा और अब अगर मैं इसे देखूं और कुछ सही ना लगे तो मैं बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल कर सकता हूं, सेक्शंस को डुप्लीकेट करना और फिर उन्हें मोबाइल और टैबलेट के लिए एडिट करना। तो अपनी वेबसाइट के सभी पेजों को एक एक करके देखें और उन्हें मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करें। मैंने जो प्रक्रिया आपको दिखाई उससे यह काम केवल कुछ ही मिनटों में हो जाना चाहिए। अब हमने अपनी वेबसाइट को मोबाइल और टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज कर लिया है। अब अगला कदम है हमें अपनी पॉलिसी पेजेस बनानी और जोड़नी है। शुरुआत करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। जहां तक पॉलिसी पेजेस बनाने की बात है, आप यह काम वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर में कर सकते हैं या फिर यहां एलिमेंटर में भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं जितना हो सके सब कुछ एलिमेंटर के अंदर ही रखने वाला हूं। तो ऊपर जाएं, क्लिक करें और ऐड न्यू पेज पर क्लिक करें। अब हमें अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बहुत आकर्षक या सुपर प्रोफेशनल दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें मुख्य रूप से सिर्फ एक हेडिंग और कुछ टेक्स्ट चाहिए, और उसके बाद हम इसे अपने फूटर मेन्यू और चेकआउट पेज में डालने वाले हैं। आइए शुरुआत में ऊपर एक कंटेनर को ड्रैग करके लाते हैं। फिर हमें एक हेडिंग को ड्रैग करना है। मैं इसे बदलकर प्राइवेसी पॉलिसी लिखूंगा और स्टाइल के लिए मैं इसे सेंटर अलाइन करने वाला हूं। अब चलिए एक और एलिमेंट जोड़ते हैं। यह एक टेक्स्ट एडिटर होगा और हम इसे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के ठीक नीचे रखेंगे और फिर बाईं ओर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि यहां क्या लिखना है तो मैं सलाह दूंगा कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें और थोड़ा और रिसर्च करें। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या डालना है यह इस बात पर काफी निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का फॉर्मेट काफी अच्छा काम करेगा। अभी टेक्स्ट एक दूसरे के बहुत करीब है तो इसे बदलने के लिए हम ऊपर स्टाइल में जाएंगे और फिर पैराग्राफ स्पेसिंग के तहत हम इसे तब तक बढ़ाएंगे जब तक यह सही ना लगे। 37 पिक्सल सही लग रहा है। अब आप चुन सकते हैं कि आप इसे सेंटर अलाइन रखना चाहते हैं या लेफ्ट अलाइन। मुझे लगता है अब यह काफी बेहतर दिख रहा है। अब ऊपर जाइए और अपने पेज सेटिंग्स पर क्लिक करें। टाइटल को बदलकर प्राइवेसी पॉलिसी कर दें। इसे ड्राफ्ट से पब्लिश्ड में बदलें और फिर हम टाइटल को छुपा देंगे। ऊपर दाईं ओर जाइए, पब्लिश पर क्लिक करें और अब हम यही प्रक्रिया आपकी वेबसाइट के बाकी पॉलिसी पेजों के लिए भी दोहराएंगे। अब ये वे पॉलिसी पेज हैं जिनके लिए आपको यह प्रक्रिया दोहरानी होगी। कुल मिलाकर आपको 4 पॉलिसी पेजों की जरूरत होगी। आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की जरूरत होगी जो हमने अभी अभी बनाई है। फिर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस पेज, एक रिफंड पॉलिसी और एक शिपिंग पॉलिसी की जरूरत होगी। और फिर से अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इनमें क्या लिखना है तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। बस थोड़ा रिसर्च करें और पता करें कि आपको वहां क्या लिखना है। ये आपके बिजनेस, आप क्या बेच रहे हैं और आप कहां स्थित हैं, इस पर निर्भर करता है। चैट जीपीटी या कोई भी अन्य एआई भाषा मॉडल इसमें बहुत मददगार है। तो जब आप यह प्रक्रिया अपनी 4 पॉलिसी पेजों के लिए दोहरा लें और वे बन जाएं तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो पेज बन जाने के बाद अब हमें इन्हें सही स्थानों पर असाइन करना होगा। शुरुआत में ऊपर बाईं ओर जाएं, एलिमेंटर लोगो पर क्लिक करें, एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें, फिर से ऊपर बाईं ओर जाएं।
यहां से सबसे नीचे जाएं और बाईं ओर नीचे सेटिंग्स ढूंढें, फिर प्राइवेसी पर क्लिक करें और यहां आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज का चयन करना होगा। अगर आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी तैयार करने में मदद चाहिए तो यहां इस बटन पर क्लिक करें ताकि आप वर्डप्रेस द्वारा तैयार की गई प्राइवेसी पॉलिसी गाइड देख सकें। यह गाइड इसे बनाते समय काफी मददगार हो सकती है। तो मैं यहां अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चुनूंगा, उसे यहीं सेलेक्ट करूंगा और यूज दिस पेज पर क्लिक करूंगा। अब चलिए वूकॉमर्स में अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पेज सेट करते हैं। तो यहां वूकॉमर्स पर जाएं और सेटिंग्स में क्लिक करें। ऊपर दाईं ओर एडवांस्ड में जाएं, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत आपको अपना पेज सर्च करना होगा। तो टर्म्स टाइप करें, आप देखेंगे कि वह यहीं पॉपअप हो जाएगा। आगे बढ़ें और उसे चुनें, फिर सबसे नीचे जाकर अपनी चेंजेस सेव करें। अब चलिए अपनी पॉलिसी लिंक को अपने फूटर में जोड़ते हैं। यहां ऊपर जाएं ताकि आप अपनी वेबसाइट पर वापस जा सकें। कस्टमाइज पर क्लिक करें, नीचे जाएं और मेन्यूज ढूंढें, फिर एक नया मेनू बनाएं। हम इसका उपयोग अपने फूटर मेनू के रूप में करेंगे, तो यहां उस पर क्लिक करें, नीचे जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। मेनू के नाम के लिए आप इसे फूटर मेन्यू भी सेट कर सकते हैं और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें। ऐड आइटम्स पर क्लिक करें और यहां हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी जोड़ेंगे और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी। अगर आप अपना होम पेज बटन या अपनी अन्य कोई भी पेज जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे यह ठीक लग रहा है तो मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। अब मैं नीचे अपने फूटर तक जाऊंगा। अब मैं देख सकता हूं मेरे पॉलिसी पेजेस यहां नीचे सूचीबद्ध हैं। ठीक है, हमने अपने पॉलिसी पेजेस को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हमारे पास एक अंतिम कदम बचा है। अब आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करने का समय आ गया है। आइए ऊपर बाईं ओर जाएं और यहां से कस्टमाइजर को बंद कर दें। अब स्टोर कमिंग सून बटन पर क्लिक करें। यहां से लाइव चुनें और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। ऊपर आप देखेंगे कि अब आपकी वेबसाइट पर लाइव लिखा हुआ है। यह संकेत करता है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है और आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार है और आपके वेबसाइट विजिटर्स के लिए उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करें कि जब आप अपनी वेब होस्टिंग के लिए साइन अप कर रहे हों तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक को जरूर चेक करें। उस लिंक का उपयोग करने से आपको सबसे अच्छा उपलब्ध डील मिलना सुनिश्चित होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे सच में उम्मीद है कि यह आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को जल्दी शुरू करने में आपकी मदद करेगा। और इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।